हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस एंड फन, जहां पे हम आपको पढ़ाते हैं दिल और दिमाग से। मैं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, आज लेके आई हूं आपके लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। हमने यहाँ पे एक एनिमेशन प्ले करी थी जहां पे हमने चीजों को मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल की तरफ जाते हुए देखा था। दैट मीन्स हमने सोलर सिस्टम के बारे में देखा, देन जूम इन करते 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 सेल्स, टिश्यूज, उसके बारे में भी हमें एनिमेटेड फॉर्म में देखने को मिला। तो जो माइक्रो लेवल है ना, वही हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के आगे आने वाले 2 चैप्टर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी, वहां पे एक मॉडल आएगा, दैट इज प्लैनेटरी मॉडल। वो जो प्लैनेटरी मॉडल है ना, वो क्या बताएगा कि आप एटम के जब अंदर जाते हो, वहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है, तो जैसे एटम के अंदर चीजें हैं, उसी तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में चीजें बिल्कुल वैसे ही है, सिमिलर है, राइट। सो अभी हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले हम चैप्टर नंबर 1 मैटर का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने वहां पे मैटर के बारे में क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, चाहे ये पेन हो, मैं हूं, आप हो, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। और वही मैटर फर्दर किस चीज से बना होता है, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। और आज हम इस चैप्टर में इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में भी आप इसी पार्टिकल के बारे में फर्दर डिटेल में उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स हैं एटम्स। नाउ ये तो हमें पता लग गया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसको एटम बोला जाता है। बट इसको एटम क्यों बोला जाता है, ये नाम इसका किसने दिया? तो वहां पे पहले हम इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज महर्षि कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ जी जो है, उन्होंने हमें क्या बताया था? एक इंडियन फिलोसोफर है जिन्होंने हमें बताया था कि पदार्थ होता है, पदार्थ इज व्हाट? मैटर। उन्होंने मैटर को क्या बोला था? पदार्थ। पदार्थ, ओके। सो उन्होंने मैटर को बोला था पदार्थ। और जो ये पदार्थ होता है, जब इसको हम कट करते रहते हैं, तोड़ते हैं, तो जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, उसको इन्होंने बोला था परमाणु। क्या बोला था? परमाणु, जो हम बोलते हैं एटम। अभी हिंदी तो याद रहती नहीं है हमें, है ना, हमें मैटर और एटम तो पता होता है, लेकिन हमें पदार्थ और परमाणु नहीं पता होता। तो ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज मैटर एंड दिस इज एटम। फर्दर हमारे पास एक और इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम था पकुधा कात्यायामा। पकुधा कात्यायामा ने क्या बताया था कि अगर हम इन परमाणु को कंबाइन करना शुरू कर दे, मतलब मेरे पास क्या है, सपोज दिस इज एन एटम, ये क्या है? एक परमाणु है, एक एटम है। इसको मैं किसी और परमाणु के साथ या इसी के सिमिलर परमाणु के साथ कंबाइन कर दूं, तो ये क्या बना देते हैं? ये मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। इन्होंने क्या बताया कि अगर हम एटम्स को कंबाइन कर देते हैं या हम परमाणु को कंबाइन कर देते हैं, वो फर्दर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन क्या थे? जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी थी। इन्होंने एटम्स के बारे में बताया था। इन्होंने एटम्स जो होते हैं, वैसे उसका नाम होता है एटोमॉस। एटोमॉस का मतलब क्या है? इनडिविजिबल। क्या नाम है इसका? इनडिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज कर लो आपके पास ये पेन है, आप इस पेन को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। चाहे आप बोल लो कि आपने इसको इतना ब्रेक कर दिया कि वो इतना से एक पॉइंट तक आ गया कि हमने इस पेन को इतने सारे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया कि हमारे पास हर पार्टिकल इस डॉट के बराबर है। तो आप बोलोगे मैम इसको और तो डिवाइड नहीं कर सकते, इस डॉट को कितना डिवाइड करूं मैं? बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इस डॉट में भी मिलियन ऑफ एटम्स हैं, ये जो डॉट है आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी क्या है? मिलियंस ऑफ एटम्स है। ऐसा नहीं है कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद जाके हमारे पास एक एटम आता है। दैट मीन्स एटम इज सो स्मॉल, हम इसको देख ही नहीं सकते, नेकेड आई से उसको नहीं देखा जा सकता। और उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं। सो नाउ देखते हैं एटम की डेफिनेशन। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ
केमिकल रिएक्शन। सपोज कर लो आप क्लास में बैठे हो, आप सेक्शन नंबर ए हो एंड हमारे पास सेक्शन नंबर बी है। यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या चल रहा है, कोई कंपटीशन चल रहा है। तो वहाँ पे ऑल ओवर क्लास कैसे पार्टिसिपेट करती है, इवेंचुअली तो हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्पीट कर रहा है, तभी तो सारी की सारी ए सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ कम्पीट कर रही है। ओके, सपोज कर लो यहाँ पे हमने 4 बच्चे सिलेक्ट किए और यहाँ पे हमने 4 बच्चे सिलेक्ट किए, तो उनका आपस में कॉम्पिटिशन करवाया। तो जब क्लास नंबर अगर ए जीत जाती है तो हम यही बोलेंगे ना, अगर ये चारों बच्चे जीत जाते हैं तो हम बोलेंगे सारी की सारी क्लास जीत गई है। तो वही चीज हो रही है कि सबसे जो छोटी पार्टिकल है वो कौन से, ये स्टूडेंट्स है। ये स्टूडेंट्स क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है जो पार्ट ले रहा है उस कंपटीशन में। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये भी क्या होते हैं, कंपटीशन ही होते हैं। तो उसमें सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है, वो स्टूडेंट ही तो होता है जो पार्ट ले रहा है उस कंपटीशन में, अपने स्कूल को अपनी क्लास को विन करवाने के लिए। सो नाउ देखते हैं नेक्स्ट चीज। इसके बाद आता है हमारे पास एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल। एटम्स बहुत ही ज्यादा, ये कब से ये कहानी चल रही है कि एटम्स बहुत छोटे हैं, एटम्स बहुत छोटे हैं। कितने छोटे हैं, ये इतने छोटे हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर, एक स्केल जो होता है दैट इज ऑफ 15 सेंटीमीटर। आप 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना सा छोटा सा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 35 मिलियन ऑफ एटम्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर में अगर 35 मिलियन एटम्स हों तो क्या मैं एक एटम को देख सकती हूं, नहीं देख सकती। इतनी सी चीज पे, यहां पे मैं बोल रही हूं इतनी, ये भी मैंने ज्यादा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं यहां पे बोल रही हूं कि इतनी सी जगह पे, ठीक है, इतनी सी जगह पे 35 मिलियन एटम्स है। इसी वजह से हमें इसके लिए सेंटीमीटर को यूज नहीं कर सकते एटम को नापने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए नैनोमीटर्स को यूज करेंगे। सब देखते हैं, नैनोमीटर्स, एटॉमिक रेडियस इन नैनोमीटर्स। रेडियस की बात क्यों हो रही है, बिकॉज जो एटम होता है वो ऐसा नहीं होता, ऐसा दिखता नहीं है एटम, ठीक है। ये एक स्फेरिकल चीज है, इस तरीके का दिखता है। तो इस वजह से हमें कोई भी स्फेरिकल चीज हो, सर्कुलर चीज हो, तो हम उसे कैसे देखते हैं, हम उसका नापने का क्या तरीका है, उसके रेडियस से, ठीक है, कि वो कितना बड़ा है, वो हम कैसे नापेंगे, उसके रेडियस से। तो इसका रेडियस सेंटीमीटर्स में तो नहीं हो सकता, इसका रेडियस हम कैसे करते हैं, नैनोमीटर्स में गिनते हैं। नैनोमीटर्स, नैनो आपने सुना होगा, नैनो कार सुनी है ना, नैनो दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी चीज, ठीक है। इसी वजह से जो नैनो कार है उसका नाम नैनो क्यों पड़ा, क्योंकि दैट मीन्स कि बहुत छोटी कार सी है, छोटी सी कार है, तो इस वजह से उसका नाम नैनो पड़ा। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नैनोमीटर्स में हम इस चीज को समझते हैं, ठीक है। नैनोमीटर्स का मतलब लगा लो कि हमारे पास 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स आ जाएंगे, उसके पास 10⁻⁻⁹ मीटर्स आ जाएंगे। मतलब अगर आपके पास 1 मीटर लेंथ है, उसके बीच में कितने नैनोमीटर्स आ सकते हैं, 10⁹ नैनोमीटर्स आ सकते हैं। नैनोमीटर इतना छोटा यूनिट है, इसी वजह से हम एटम्स के रेडियस को नैनोमीटर्स में गिनते हैं, ना कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, इसमें नहीं गिनते। तो अब देखते हैं हर एक एटम का कितना, थोड़ा आइडिया आपको करना है। यहाँ पे इन चीज़ों को ना क्रैम नहीं करना, ना ही आपसे कोई पूछने वाला है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है बहुत ही छोटा है, 0.037 नैनोमीटर। उसके बाद देखते हैं बाकी सभी का भी, कार्बन एटम का इतना रेडियस है, सल्फर का इतना है, कैल्शियम का इतना है, ठीक है। इसको आपको लर्न नहीं करना, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेटेड वे में डिस्क्राइब करती हूँ। सपोज दिस इज एन एटम, ये आपके पास क्या है, एक एटम है, राइट, और ये भी एक एटम है, और ये भी एक एटम है, ओके। तो ये सिंगल सिंगल है। जैसे आप क्लास में बैठे हो, कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट बच्चे भी होते हैं जिनको नहीं पसंद होता ज्यादा किसी के साथ दोस्ती करना, फ्रेंडशिप करना, वो अपने में बड़े मस्त होते हैं, ठीक है। पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपस में बड़े खुश रहते हैं ना, बहुत मुश्किल है ये चीज करना। तो अपने में ही खुश रहना इज वेरी टफ, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यूजुअली एटम्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको होता है कि कोई ना कोई मेरा दोस्त बन जाए, चाहे तो वो, अगर उनके पास उनकी सिमिलर नेचर का कोई है बंदा, तो वो क्या करेंगे, उसी के साथ कंबाइन हो जाएंगे, उसी के साथ दोस्ती फ्रेंडशिप उनकी बन जाएगी और खुश रहेंगे। अगर ऐसा उनको एडजस्ट करना पड़े कि सिमिलर नेचर का तो कोई नहीं है, थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन उनको झेलनी भी पड़े, तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं,
कोई दोस्त ना होने से बेटर है कोई तो हो हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक सिंगल एटम है। अगर इसको चाहिए कि कोई ना कोई मेरा दोस्त बने, जो कि यूजुअली एटम चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा किसी और के साथ, और इसी चीज को मैं क्या बोलती हूँ, मॉलिक्यूल। दिस इज एन एटम, दिस इज एन एटम एंड दिस इज ऑल्सो एन एटम। ये अकेले अकेले क्या है, एक एटम है, और जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तब मैं इसको क्या बोलती हूँ, ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है। अगर वो सिमिलर, अगर ये व्हाइट बॉल एक और व्हाइट बॉल के साथ कंबाइन कर जाती तो वो क्या होता, सेम एटम्स का एक मॉलिक्यूल बन जाता, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर यहाँ पे एक व्हाइट बॉल, ये देखो स्माइलिंग, ओके, सो यू शुड ऑल्सो स्माइल, ओके। सो यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल, एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये अलग अलग है, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। दो डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन कर जाते हैं तब हमारे पास बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इस चीज को याद रखना है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है मॉलिक्यूल ऑफ एटम एंड एक है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सो अब देखते हैं डेफिनेशन मॉलिक्यूल की। A molecule is an electrically neutral group। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप मतलब ना ये पॉजिटिव चार्ज इसने एक्वायर करा होगा, ना इसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर करा होगा, ये एक न्यूट्रल स्टेट में होगा ऑफ 2 और मोर एटम्स। दो या मिनिमम मतलब दो तो होने ही चाहिए। अगर आपको दोस्ती करनी है, अगर आपको दोस्त बनाने हैं, एक तो आप हो और साथ में कोई और भी तो चाहिए। अकेले थोड़ी ना दोस्ती करोगे, दीवारों से थोड़ी ना दोस्ती करोगे। अगर आपके पास कोई और है ही नहीं फिर तो आप एटम हो। अगर आप मॉलिक्यूल बनना चाहते हो तो मिनिमम एक तो इंसान चाहिए और, ठीक है। तो मिनिमम एक और चाहिए, मतलब मिला के आप मिनिमम 2 होने चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिलियंस तक भी जा सकते हैं ये एटम्स, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, ओके। सो दीज शुड बी केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। केमिकली बॉन्डेड टुगेदर का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ये एक एटम है और दूसरा एटम है, इसमें बस आपस में ऐसे रख दिया और ये मॉलिक्यूल बन गया, नहीं, उसके बीच में कोई बॉन्डिंग भी होनी चाहिए और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ना आप 10th क्लास में जाके पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 4 आता है, ठीक है। उसमें प्रॉपर्ली इसकी डिटेल डिस्कशन है, पर अभी के लिए सिर्फ इतना बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है कि भाई तुझे भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, मुझे भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, जैसे आप घर पे हो, ठीक है, एंड आपके भाई ने कुछ मंगवाया, ठीक है, उसने बर्गर मंगवाया और आपने पिज्जा मंगवाया, तो आपको क्या चाहिए कि मैंने भी यार बाइट लेनी है एक बर्गर की, वो कहता मेरे को भी थोड़ी सी स्लाइस दे दे पिज्जा की। तो इन्होंने क्या किया, शेयर कर लिया, उसने थोड़ा सा बर्गर खा लिया, आपने थोड़ा सा पिज्जा खा लिया, तो ये क्या हो गया, दोनों ने पिज्जा और बर्गर दोनों ने ट्राई कर लिया, ओके। सो दिस इज व्हाट, शेयरिंग। ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल में आने वाली हैं 10th क्लास में, तो अभी इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट ये लाइन लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसकी डेफिनेशन में कि दे शुड बी केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ऐसे साथ में एटम्स को रख दोगे, कोई आपको अपनी सीट के साथ भी, आपके टीचर ने बोल दिया आप दोनों ने एक साथ बैठना, अगर आप एक दूसरे से बात ही नहीं करोगे तो बॉन्डिंग कहां से बनेगी। जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग टुगेदर डजंट मीन यू हैव बॉन्ड, ठीक है, डजंट मीन कि आप एक मॉलिक्यूल बन चुके हो, आप दोस्त बन चुके हो। बॉन्डिंग बनाने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, उसी बात को ये क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट्स की जब बात हो रही है तब कौन से मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है वो, द मॉलिक्यूल ऑफ एटम कंटेन 2 और मोर सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर एटम्स होंगे। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम है, उसने दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ ही क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, उसको मैं क्या बोलूंगी कि ये क्या है, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। अगर O2 होगा ये क्या है, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। अगर मेरे पास N2 होगा ये क्या है, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। देन फर्दर जो सल्फर होता है वो 8 और सल्फर्स के साथ कंबाइन होता है। जो फॉस्फोरस होता है वो 4 और फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होता है। इस चीज को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। ये जो चीज है इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अरे ये क्या होता रहता है साइड में, इस चीज को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी इज, अरे ये तो मैंने डायग्राम तो दिखाई नहीं, इतनी मेहनत से लेके आई हूँ इसे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, दिस इज व्हाट, यहाँ पे एक एटम है, ये दूसरा एटम है, सपोज कर लो ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे दोनों सिमिलर है, अगर कलर सिमिलर है ना तो इसका मतलब वो एटम सिमिलर है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन का एटम रेड कलर का ही होगा, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मैंने आपको बताया कि जैसे H2 है मेरे पास, O2 है, N2 है, P4 है, S8 है, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी इसके पैर में जो लिखा हुआ है ना, ये है एटॉमिसिटी। पैर में जितनी भी चीजें हैं, मतलब हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 है, सल्फर की एटॉमिसिटी 8 है। दैट मीन्स सिमिलर एटम्स कितने कंबाइंड है आपस में? 2 हाइड्रोजन कंबाइंड है तो उसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई, ठीक है, दैट इज डाई एटॉमिक। यहां पे ये क्या है? डायटॉमिक। ये भी क्या है? डायटॉमिक। ये क्या है हमारे पास? दिस इज टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक। ये क्या है? यहाँ पे सल्फर 8 और सल्फर्स के साथ कंबाइन, इनका 8 जनों का ग्रुप है, तो ये क्या है? ऑक्टा एटॉमिक। इसको स्मॉल में ही रखो, ठीक है, दिस इज ऑक्टा एटॉमिक। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है? जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें 2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में 2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन में 2 प्रेजेंट है, फॉस्फोरस में 4 प्रेजेंट है, इसे याद रखना है। सल्फर में 8 प्रेजेंट है, उसमें ऑक्टा एटॉमिसिटी है, मतलब 8 की एटॉमिसिटी है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद एटॉमिसिटी के नेक्स्ट क्या आता है। यहाँ पे ये वही सारी चीजें मैंने डिस्क्राइब करी हुई हैं कि ये डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, टेट्राटॉमिक, ये सारी चीजें क्या हैं। ओके, ट्रायटॉमिक का कोई मॉलिक्यूल बता दो। ट्रायटॉमिक का मॉलिक्यूल कमेंट सेक्शन में लिखो। बहुत ही ज्यादा यूज करते हो उसे, मतलब हमारे यूनिवर्स, हमारे एटमॉस्फेयर में काफी कॉमन चीज है वो। तो जिन्होंने बताया वो खुश हो जाओ, जिन्होंने नहीं बताया वो जान लो इस चीज को, ठीक है। ओजोन की बात कर रही हूं मैं। जो ओजोन का मॉलिक्यूल होता है वो 3 ऑक्सीजन एटम से बना होता है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास? ट्राई एटॉमिक। तो दिस इज अबाउट एटॉमिसिटी। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। बताया था मैंने, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मतलब डिफरेंट, यहाँ पे सिमिलर नहीं रहेंगे, डिफरेंट आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? कलर बदल दिया। ओके, सो ये क्या है हमारे पास? ये आई थिंक वाटर का है। ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है? ये हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड दिस इज व्हाट, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। इसमें ये क्या है? कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्चुअल में उसके कलर्स ऐसे नहीं होते, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है ये। ओके, सो ये क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे है मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमने बहुत बार देख चुके हैं, अभी तो मेरे को दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? जब सेम एक सिंगल एटम कंबाइन होके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना लेता है, आपस में कंबाइन होके उसको एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जब हमारे पास डिफरेंट अलग अलग एटम, ठीक है, वो जब कंबाइन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी मुझे ये बात बताओ, किसने आके तुम्हें ये सपना आया था इनको कि यहाँ पे H2O, ये पानी होता है? ये किसने बताया इनको कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो H2O, मतलब क्यों ये ऐसे नहीं है? HO2 नहीं है, क्यों ये HO नहीं है? क्या पता इंडिया में हम H2O लिखते हो, बाहर कुछ और लिखते हो, ऐसा क्यों नहीं है? किसने हमें ये चीज बताई है? तो हमें ये चीजें पता लगती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ओके, हमें डेरिवेशंस हमें डिराइव करने होते हैं, लाइक हमें क्वेश्चंस आते हैं कि आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको वहां पे इसे पता होना चाहिए वैलेंसी क्या है,
ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कि वैलेंसी क्या है उस पर्टिकुलर एटम की। ऑब्वियसली अगर मैं बात कर रही हूँ मॉलिक्यूल बन रहा है तो वो एटम से ही बन रहा है, ठीक है। तो एटम की वैलेंसी पता होनी चाहिए, और वैलेंसी के लिए आपके लिए क्या जरूरी है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तब पता लगती है जब आप देखते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर टीचर से कि जब भी आप वैलेंसी पढ़ाओ तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर पढ़ाओ, अदरवाइज वैलेंसी क्रैमिंग करनी पड़ती है तो वो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। अदरवाइज हमने चैप्टर नंबर 4 में तो पढ़नी थी, तो क्यों ना अभी पढ़ ले उस चीज़ को। तो अभी हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके का है। सो गाइज ये है स्ट्रक्चर एटम का। एटम के स्ट्रक्चर में हम अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये पॉजिटिव, इसको बोलते हैं प्रोटॉन्स, ये क्या है मेरे पास प्रोटॉन्स, और ये क्या है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है मेरे पास न्यूट्रॉन्स। तो ये हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स यहीं पे क्यों लाई करते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों लाई करते हैं। आज हमने यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और हम अपना फोकस रखते हैं किस चीज पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, बिकॉज हमने इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को तो हमने ताला मार के चाबी कहीं पे फेंक दी है और वो अंदर बंद हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास फ्रीडम है इधर उधर घूमने का। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के बीच में शेल्स में लाई करते हैं, ओके। शेल्स मतलब दिस इज योर फर्स्ट शेल, ये है सेकेंड शेल, ओके। तो इस तरीके से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। इसी तरीके से और भी शेल्स होते हैं, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। सो दिस इज फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, फर्स्ट शेल को के बोला जाता है, देन एल, देन एम एंड देन एन। KLMN इसके शेल्स के नेम है। अभी हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये किस तरीके से फिल होते हैं एटम्स के बीच में। क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, नहीं। इसकी भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिससे एटम बड़ा संस्कारी टाइप का है। ऐसा ही नहीं है कि किसी को भी कितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हॉस्टल्स में होता है ना कि इस रूम में इतने ही लोग रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, घर वाला सिस्टम नहीं है। तो उसी तरीके से ये भी एक हॉस्टल ही है जहाँ पे एक स्ट्रिक्टनेस है कि यहाँ इस शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आने वाले। सो KLMN शेल्स एंड एनर्जी का पहले कंसेप्ट देखते हैं। ये बड़ा सिंपल चीज़ है, आम जिंदगी की तरह ही है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारी तरह, ठीक है। तो जितना आप घर से दूर जाते रहोगे ना उतना फ्रीडम मिलता रहेगा, उतनी एनर्जी बढ़ती रहेगी। अब घर के पास हो, सपोज दिस इज योर मम्मी पापा, ठीक है, ये मम्मी पापा हैं, ठीक है। मम्मी पापा स्ट्रिक्टनेस लगाएंगे कि बेटा यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना। जब आप कॉलेज चले जाओगे तुम्हें तो आज़ादी मिल जाएगी। अगर कॉलेज 1-2 घंटे के रास्ते में तुम्हें लगेगा कि चलो ठीक है कर लेंगे, इतना ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते कि मम्मी पापा को कुछ पता ही ना लगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही मतलब आप बाहर कहीं कनाडा वगैरह शिफ्ट हो गए, पंजाबियों को बड़ा शौक है कनाडा जाने का, आई एम फ्रॉम पंजाब ओनली, तो वहाँ पे बड़ा ट्रेंड है कि हमने कनाडा जाना। तो कनाडा जाके घर वालों को क्या पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो, बट फिर भी आपको क्या रहना चाहिए, उस चीज़ के लिमिट्स में रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो आप पे भरोसा करता है तो उस चीज़ की लिमिट को मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जितना घर से दूर जाते रहे, आपको जितना घर से दूर भेजोगे एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फ्रीडम उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम रिलेट करते हैं KLMN शेल्स एंड एनर्जी को। जितना ज़्यादा अपने न्यूक्लियस से, अपने घर से दूर जाओगे उतना ज़्यादा फ्रीडम मिलता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इज मैक्सिमम कैपेसिटी। ये अभी इंपॉर्टेंट है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आने वाला है। KLMN इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। K की मैक्सिमम है 2, देन 8, देन 18, देन 32। इसको बोलते हैं मैजिक नंबर्स। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अगर कोई पूछे, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ज्यादा काम आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका ऐसा इतना काम नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे मैं इस रूम की बात करूं, यहाँ पे 15-20 लोग बड़े आराम से आ सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी है कि यहाँ पे इतने लोग आ सकते हैं। बट क्या मैं चाहूंगी यहाँ पे 15-20 लोग एक्चुअल में आ जाए?
सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे फिलिंग किस तरीके से होती है वो एक डिफरेंट चीज़ है। फिलिंग के लिए इनका अलग रूल है कि ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की कैसे होती है। उसके लिए क्या रूल है कि हमारे पास KLMN शेल्स हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट शेल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही ऑक्यूपाई कर सकता है और 2 ही आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ बोलूँ यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की कैपेसिटी और 2 की ही मैं अंदर आने दूंगी, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। बट जो L है उसके पास 8 की मैक्सिमम कैपेसिटी है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखे जाते हैं। M में मैक्सिमम कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, बट रखे कितने जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखे जाते हैं। इसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल, कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जो बाहर वाला शेल है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखे जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखे जा सकते। हाँ, K शेल कैसा है, वो 2 ही रख पाता है, वो तो उससे भी ज्यादा नहीं रख पाता, बट उसके आगे आने वाले जितने भी हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है, कैपेसिटी चाहे ज्यादा है बट इतने ही रखे जाते हैं। तो हमने इस चीज को याद करना है, इस चीज को नहीं करना। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं। चाहे कैपेसिटी कोई मर्जी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। ओके, तो उसके लिए पहले आपको एटॉमिक नंबर्स पहले 20 एलिमेंट्स के याद होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम आपको निमोनिक्स में, आपको एक शॉर्ट्स में निमोनिक की एक ट्रिक दूंगी, उससे आपको याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आपको करवा दूंगी वो चीज़। अभी के लिए सिर्फ समझो कि आपको ये देखनी कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कैसे करनी है। ओके, सो नाउ देखते हैं KLMN शेल्स यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग मैंने उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नेओन। पहले 10 एलिमेंट्स की मैंने लिख लिए हैं। नाउ आफ्टर दैट शेल्स जब मैं फिल करूंगी, याद रखना है कि इसमें मैक्सिमम 2 ही रखे जाते हैं, इसमें मैक्सिमम 8 रखे जाते हैं, इसमें भी मैक्सिमम 8 रखे जाते हैं, इसमें मैक्सिमम 8 रखे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1, दैट मीन्स इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे 2 तो हम इलेक्ट्रॉन रख ही सकते हैं, 2 तो है ही नहीं हमारे पास। जब है ही 1 इलेक्ट्रॉन तो उसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है, इसका पेन को जरा चेंज कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हीलियम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया और मैक्सिमम इतने ही आ सकते थे। देन देयर इज लिथियम। लिथियम को हम कैसे करेंगे, इसके 3 एटॉमिक नंबर है, 3 इसमें मैक्सिमम हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे आ गए, 2 तो K शेल ने फिल कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में चले गए, बचा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला। 4 इलेक्ट्रॉन्स में अगेन वही चीज होने वाली है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास बोरोन। बोरोन में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ पे चले जाएंगे, L शेल में चले जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बन, जिसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे चले जाएंगे एंड बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, बचे कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, वो आएंगे L शेल में। अभी देखना है ध्यान से इस चीज को। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे चले जाएंगे, 6 बचे यहाँ पे। फ्लोरीन में पहले 2 यहाँ पे, उसके बाद बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। नियॉन जिसका है 10 एटॉमिक नंबर, 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, पहले 2 तो यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, L का जो मैक्सिमम है वो तो फिल कर रहा है।
अभी एक नई चीज आने वाली है। वो नई चीज क्या है? पहले मेरे एल का प्रॉपरली फिल नहीं हो रहा था, ठीक है। ये भी एक रूल है कि सबसे पहले के सारे फिल हो जाने चाहिए। के की मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, तो उतने ही पहले फिल हो, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट एल शेल पे जाऊंगी। अभी पहले मेरे को एल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना था, उसके बाद ही मैं एम पे जाऊंगी। फिर मैं एम के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, एम के शेल को फिल करूंगी 8 इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद में एन पे जाऊंगी। तो यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल हो चुके हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। आप देख लेना, इनको मिला के इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको अगर इजी वे आउट में करना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ट्रिक से करना है तो बड़ा इजी है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, उसके बाद 2 2 2, बाकी सबका क्योंकि मैक्सिमम 2 ही हो सकता है तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2। एंड नाउ अगर इस चीज़ को हम देखें, उसके बाद 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। एल शेल को फिल करना है। पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कोई फिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं होगा। 0 का मतलब यहाँ पे कुछ फिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 शुरू कर दो। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, यहाँ पे 3 तभी कंप्लीट होंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। तो ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करते हैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से। 11 12 13 14 15 16, ये 15 फिर से हमेशा गलत हो जाता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, 5 नहीं लिखा जाता हमसे, ठीक है। 17 18 19 20। तो ये क्या है? हमारे नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम मैनर में हम लिख देंगे। ये रही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखने के लिए हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, येलो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दो। उसके बाद यहाँ पे तो मैक्सिमम 2, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, तो 2 तो चले गए, मतलब 11 में से 2 निकल गए, 9 रह गए मेरे पास, ठीक है। उस 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ये लेके बैठ सकता है ना, 8 से ज्यादा तो ये नहीं लेके बैठ सकता ना, मैक्सिमम 8 ही लेके बैठ सकता है, इतने ही रखे जाएंगे इसमें। तो बचा क्या? 1 इलेक्ट्रॉन बचा और वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो उसके बाद आता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 तो ये एक्वायर कर लेगा, 8 ये एक्वायर कर लेगा, बचे कितने? 2, वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम है, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 8 यहाँ पे आ जाएंगे, बचे कितने? 3, बस बचाने ही है, 2 यहाँ पे चले गए, 8 यहाँ पे चले गए, बचे कितने? 4। फॉस्फोरस का 15 है, 2 यहाँ पे चले गए, 8 यहाँ पे चले गए, बचे कितने? 5। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक, अभी इन चारों को मैं और अच्छे तरीके से बता देती हूँ। सल्फर का है, जिनको नहीं अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई वो इस चीज़ को एक बार फिर से ध्यान से देखो। हमारे पास सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर है 16। 16 में, ये 16 में 2 तो कौन ले लेगा? के शेल एक्वायर कर लेगा। उसके बाद एल कितने एक्वायर कर सकता है? 8 ही कर सकता है मैक्सिमम, तो 10 तो यहाँ पे एक्वायर हो चुके हैं। बचे कितने? 16 में से 10 गए तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्वायर करेगा? एम शेल एक्वायर करेगा। उसी तरीके से मैं आपको समझा रही हूं कब से कि यहाँ पे हमने क्या देखना है कि एल ने कितने एक्वायर करे। जब एक शेल का मैक्सिमम हो जाए उसके बाद नेक्स्ट शेल पे जंप कर जाना है। जब तक आपका एक शेल का मैक्सिमम नहीं हो जाता तब तक आप दूसरे शेल पे नहीं जा सकते हो। और मैक्सिमम कितने फिल करेगा वो है 2 8 8 8। ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल से ये आया है। सो दिस इज 2 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 6। उसके बाद आता है 17 क्लोरीन, यहाँ पे 2 यहाँ पे चले जाएंगे, 8 यहाँ पे चले जाएंगे, 10 हो गए, बचे कितने? 7, वो यहाँ पे आएंगे। आर्गन इज 2 यहाँ पे चले जाएंगे, 8 यहाँ पे चले जाएंगे, मैक्सिमम इतने ही है, बचे कितने? 8, वो यहाँ पे आएंगे। देन आता है पोटाशियम। पोटाशियम में अभी एक और चीज आएगी, अभी M भी पूरा फिल हो चुका है। पहले हमारा L पूरा फिल हुआ था, अभी हमारा M भी पूरा फिल हो चुका है। अभी हम जाएंगे N पे। जो N है अभी क्या करेगा ये? नाउ व्हाट विल डू, यहाँ पे देखते हैं। देखो पोटाशियम है,
19 है इसका एटॉमिक नंबर। तो ये 19 में क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो K शेल ले लेगा। आफ्टर दैट L शेल के पास जाएगा कि भाई तू 8 इलेक्ट्रॉन संभाल लेगा। कहता हाँ ठीक है मैं 8, सपोज कर लो आपने कहीं जाना है बाहर, ठीक है, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सामान है, आपने अपने फ्रेंड्स के घर छोड़ के जाना है। तो K जो है ना आपका फ्रेंड, वो कहता है कि मैं मैक्सिमम 2 चीजें ही रख सकता हूँ। L कहता है मैक्सिमम 8 चीजें रख लूंगा। M कहता है मैं मैक्सिमम 8 चीजें रख लूंगा। तो पहले आप K के पास जाओगे, अपनी 2 इंपॉर्टेंट कीमती चीजें यहाँ पे रख के आओगे। अभी वो थर्ड चीज तो नहीं लेगा, तो उसके बाद आप क्या करोगे, बची हुई जो 8 नेक्स्ट चीजें हैं वो किसको दोगे, L को दोगे। उसके बाद जो बची हुई और चीजें हैं 8 चीजें वो यहाँ पे दोगे। टोटल मिला के कितनी होगी, 8 2 16 17 18 चीजें तो आपने रख दी सेफली। कितनी बची, इसका एटॉमिक नंबर है 19। दैट मीन्स 19 में से 18 चीजें आपने रख दी, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है, उस इलेक्ट्रॉन को आपने N शेल में जगह दे दी। सिमिलरली कैल्शियम है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 8 16 17 18 जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चलेगा, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो N शेल में आ गए। और ऐसे ही करते करते बाकी सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो बच्चा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब क्या था कि हमने यहाँ पे वैलेंसी के बारे में जानना है। तो वैलेंसी के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में यूजुअली बच्चों को क्या लगता है ये दोनों सेम चीजें हैं, बट ये सेम चीज नहीं है। दे आर क्वाइट सिमिलर बट ये बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले, बिल्कुल जो बाहर वाला शेल है वो कोई भी हो सकता है, वो K हो सकता है, L M N कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एटम। वो एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या बताता है हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे पोटाशियम एंड कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल है N शेल, इसका कौन सा है, N शेल इज आउटर मोस्ट शेल। बाकी ये 11 से लेके 18 तक का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, M शेल। इनका कौन सा आउटर मोस्ट शेल है, M शेल है। और इसी को अगर हम और बैक पे लेके जाएं, हमारे पास जो पहला एटम है हाइड्रोजन, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का आउटर मोस्ट शेल है K। बेरिलियम से लेके, लिथियम से लेके नियॉन तक का आउटर मोस्ट शेल क्या है, L। ओके, सो आउटर मोस्ट शेल इज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किसमें फिल हुए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 3, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे रैंडमली और पिक कर लेते हैं। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। तो देखो इस चीज को अच्छे से समझना है, वैलेंसी इज नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वैलेंसी कैन बी, मे और मे नॉट बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि डिपेंड करता है मेरी कैपेसिटी। लाइक अगर मेरे को मेरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट मतलब मेरे को मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करना मतलब मेरे को मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है। अगर तो मेरे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेरे को 2 चीजें हैं मेरे पास, ईदर आई कैन गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 नहीं, ईदर आई कैन गेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लूं, या मैं क्या करूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दूं, ठीक है। तो मेरे लिए इजी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। एनर्जी की कंसिडरेशंस करते हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इज इजी एज कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दूंगी। सो नाउ इसकी वैलेंसी सेम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, 3 ही है। और इसने ऑप्शन कौन सा चूज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो इस केस में वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि जितने उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसने गेन या लूज करे हैं,
ठीक है, इस कंडीशन में लूज करे। अगर मेरे पास कंडीशन अलग हो जाती है, इफ आई हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन माई आउटर मोस्ट शेल, अगर मेरे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरे पास 2 क्राइटेरियाज हैं, इधर आई कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, या तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लूंगी, लेस नंबर में ही चलता है हमेशा ना, ये लेस नंबर में ही गेन और लूज करेगा। अगर इसके पास ऑप्शन होगा ना 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, तो बोलेगा ज्यादा बंदों को बाहर कौन निकालेगा, एक काम कर कम नंबर पे जाएगा वो, कम चीज, ठीक है। तो इसको क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को उसने गेन करना विल बी वेरी इजी एज कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। तो इस केस में ये वाला ऑप्शन तो उसने ऑप्ट नहीं करा, उसने ये वाली चीज कर ली। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये हैं इसके, दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट इसकी वैलेंसी मतलब उसने क्या इलेक्ट्रॉन गेन करा, लूज करा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करे, वो क्या बताती है इसकी वैलेंसी। सो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिमिलर नहीं है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सली हमेशा सिमिलर होंगे या कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, डिपेंडिंग अपॉन दैट केस वो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन हमने क्या लिखी, बुक्स में क्या इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है उसको देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम, एलिमेंट का एक एटम है, उस एटम की कैपेसिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड इज नोन एज वैलेंसी। इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटी, कि उसको बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, शेयर तो करना ही पड़ेगा ना, या इलेक्ट्रॉन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तब कुछ आप कुछ अपना इनपुट दोगे। यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ तभी आपको इनपुट मिलेगा ना, तभी आप तारीफ या बेइज्जती जो भी करोगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाना अच्छा लगेगा तो आप फीडबैक दोगे कि मैम नहीं, आप एक काम करो मैम, इस चीज़ को और प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाओ, तो मैं उस पर वर्क करूंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे आप की कैपेसिटी क्या है ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, उसकी इच्छा है केमिकल बॉन्ड बनाने की, पर वो उसके लिए कर क्या रहा है, वो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, उस चीज को मैं वैलेंसी बोलती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आती है, डिसाइडेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस चीज को डिसाइड करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज डिसाइडेड बाय दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ मेटल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस चीज को ध्यान से देखना। वैलेंसी ऑफ मेटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ वैलेंस। मेटल्स यूजुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और इसी वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो यूजुअली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यूजुअली क्या हमेशा ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको 5 इलेक्ट्रॉन वाली बात बताई थी कि आपके पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें उसने क्या चीज चूज करी थी, ये क्या होता रहता है ना, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, तो उसने चूज क्या करा कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लूंगा, गेन कर लूंगा। इसने भी ये वाली चीज चूज करी, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है मुझे। 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का क्या मतलब है कि वो एक्वायर कर रहा है, अपने पास लेके आ रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो ये हो जाएगी, और ये चीज आई कहाँ से, ये 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 नहीं होता, यहीं से इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला इसका बना दिया कि अगर आपके पास नॉन मेटल है तो वहां पे आप सीधा क्या करो, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 क्या आ जाएगी इसकी वैलेंसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो कब से हम इस सब चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी कहानी हमने पढ़ी किस चक्कर में है, हमने ये कहानी इस चक्कर में पढ़ी है कि हमने फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड किस तरीके से उसके, जैसे मैं बोल रही हूँ CaCO3,
ठीक है, CaCO3 है, तो मेरे को किसने बताया कैल्शियम 1 होगा, कार्बन 1 होगा, ऑक्सीजन 3 होंगे। मैं HCl की बात कर रही हूँ, ये किसने बताया कि हाइड्रोजन 1 ही होगा और क्लोरीन 1 ही होगा। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हमने डिराइव करने हैं, जिसके लिए हमने वैलेंसी पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कौन सी फॉर्मूले को डिराइव करना है। हमने सबसे पहले डिराइव करना है हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्मूले को। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई हाइड्रोजन क्लोराइड, वाई नॉट हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन ही बोलते हैं ना हम इसको, तो इन्होंने क्लोरीन की जगह क्लोराइड क्यों लिखा हुआ है? क्या मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी लिखने में? नहीं, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी। ठीक है, ये एक रूल है जिसमें हम बोलते हैं कि एक चीज जो होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड अदर थिंग इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एक बॉन्ड बनता है ना, उसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सपोज कर लो आप और आपकी फ्रेंड जो है, चाहे आपका भाई बहन कोई भी है, खाना शेयर कर रहे हो। ठीक है, आपकी स्पीड स्लो है, उसकी स्पीड बड़ी फास्ट है। आप पिज्जा लेके आए, आप बेचारे एक ही स्लाइस खाते रह गए और उसने 4-5 स्लाइस खत्म भी कर दी। इसका मतलब उसके खाना खा के, अपने पास खाने को अट्रैक्ट करके खा के फटाफट खत्म करने की कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब वो क्या है, ज्यादा चला गया। आप क्या हो, स्लो हो, आपसे खाना खाया नहीं गया, आप एक ही स्लाइस पे अटके रह गए, उसका बड़े मजे से स्वाद ले रहे हो, और उसने क्या किया, सारा का सारा पिज्जा चट कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ और आप क्या हुए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए। अगर मैं केमिकल बॉन्ड्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सपोज दिस इज A एंड B, इसके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज्यादा रखता है। अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो A की साइड ज्यादा होंगे। अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक मिनट यहाँ पे ही लिख लेते हैं, अगर हमारे पास है B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यू हैव दिस बॉन्ड A एंड B, और यहाँ पे B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड पे ज्यादा होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उस साइड पे ज्यादा जाएंगे, उस जगह पे ज्यादा जाएंगे, उस एटम की तरफ उतने ज्यादा जाएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यूजुअली क्या होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये रूल है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको राइट साइड पे लिखा जाता है। अदरवाइज इसका नाम ये भी हो सकता था ना, क्लोरीन हाइड्रोजन लिख देते, क्यों, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड ही है। ठीक है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसको लेफ्ट साइड पे लिखा जा रहा है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका तो नाम एज इट इज लिख देते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन ही लिख दिया इन्होंने। बट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम आइड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके नाम के पीछे आइड लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन की जगह इन्होंने क्लोराइड लिख दिया। तो नाम तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। जैसे ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है तो वहां पे हम इसको ऑक्साइड लिखेंगे। ओके, ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, उसको ऑक्साइड लिखेंगे। अगर सल्फर होगा यहाँ पे हम उसको लिखेंगे सल्फाइड। ओके, पीछे क्या आ जाएगा, आइड। अगर ब्रोमीन होता तो हम लिखते ब्रोमाइड। सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आता है हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में, वही चीज बोल रहा है, इसको लिख के बताओ। ये रहा हाइड्रोजन, स्टेप्स है इसके 2-3, उसको फॉलो कर लो। आयनिक कंपाउंड्स का भी सिमिलर ही है, आराम से कर लोगे। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा क्लोराइड। यहाँ पे एज इट इज लिख देना है, हाइड्रोजन का यहाँ पे सिंबल लिख दिया, क्लोराइड का यहाँ पे सिंबल लिख दिया। एटम्स का लिखना है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं लिख देने, यहाँ पे HCl2 नहीं लिख देना, यहाँ पे H2 नहीं लिख देना, यहाँ पे हमने एटम्स लिखने हैं। पहले हम एटम्स लिखेंगे, उनकी वैलेंसीज को नीचे लिखेंगे, मॉलिक्यूल तो अपने आप बन जाएगा वो। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एटम लिखना है, पैर में कुछ नहीं लिखना है इसके। यहाँ पे H जो है, हाइड्रोजन जो है, उसकी वैलेंसी याद करो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, K शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो गेन करके क्या करेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या कर देगा, K में टुपलेट को कंप्लीट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे कर लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 वैलेंसी है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17।
ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, KLMn, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे अगेन 8 आएगा और यहाँ पे आएगा 7। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करवा लेगा। तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। यहाँ पे वही चीज लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, मतलब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। नाउ हमने उसके बाद बड़ी सिंपल सी चीज है जो हमने करनी है, हमने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इज दिस, ठीक है। आपने हाइड्रोजन के पैर में क्या चीज लिखनी है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा क्लोरीन, तो इसके पैर में क्या चीज लिखनी है, यहाँ पे आपने इसके पैर में लिख देना है ये वाली चीज। इसके पैर में इसके ऑपोजिट का जो वैलेंसी है वो जाएगा और इसके पैर में इसके ऑपोजिट की वैलेंसी जाएगी, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे आ जाएगा HCl। ओके, तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कंपाउंड कौन सा है जिसके हमने डेरिवेशन के बारे में बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो हमें सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, लेकिन हमें इसको डिराइव करना है कि इसका फॉर्मूला ये बना कैसे। तो यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, हमने डाई को नहीं ध्यान देना। यहाँ पे तो आप बोलोगे मैम हाँ ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे ये ऐसे लगा लो, नहीं ये गलत हो जाएगा, आपको डिराइव करना है उस चीज को, वर्कआउट करना है उस पर। ओके, सो दिस इज कार्बन, दिस इज डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ पे मैंने कार्बन लिख दिया, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी बड़ी, आपने कोवेलेंट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की बेसिस पर ही है, तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है। तो अभी के लिए बता देती हूँ, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये क्या होता रहता है, ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो जो इसका 6 एटॉमिक नंबर है दैट मीन्स ये रहा K, L, M और N, ठीक है। यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे कितने, 4, और ये यहाँ पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा, बट ना ये लूज करता है ना ये गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, शेयर। अभी क्यों शेयर करता है, क्यों लूज गेन नहीं करता, इसके लिए आपको 10th का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, उसी चीज को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, इसकी वैलेंसी होती है 4। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे आता है, 8 पे आता है, ठीक है। तो ये आपके हाथों से टिप्स पे लर्न कर लेना, पहले 20 एलिमेंट्स जो होते हैं उसके निमोनिक मैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, आपको अपडेट कर दूंगी, वहां पे एक निमोनिक्स इसके बना के, जिसको आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, पहले 20 एलिमेंट्स को। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 यहाँ पे चले गए, बाकी कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे इस चीज की कितनी वैलेंसी हो गई, इस चीज की वैलेंसी 6 है। क्या इसकी 6 वैलेंसी है, बताओ मुझे, नहीं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, इसकी वैलेंसी 6 नहीं है। इसकी वैलेंसी 6 कैसे हो सकती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तभी तो इसकी ऑक्टेट पूरा होगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। और यहाँ पे जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं, ओके हाँ, तो जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो कार्बन है और ऑक्सीजन आपने लिख लिया, कार्बन के पैर में क्या लिखना है, कार्बन के पैर में उसके ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखनी है, दैट मीन्स 2, एंड ऑक्सीजन के पैर में क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी लिखनी है, दैट इज 4। तो ये हमारे पास कटिंग कर देनी है इसके बाद, ठीक है, 2 के टेबल पे ये कट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। तो पहले आप सीधा लिख देते थे कार्बन डाइऑक्साइड, अभी इसका फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके जनरेट कर लेते हो। अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आती है तो आप वैलेंसी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो उस चीज़ को करके उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है बड़ी इजीली, और ज़्यादा टफ आपके सिलेबस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ही नहीं, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं, एन एलिमेंट ए शोज, एक क्वेश्चन करते हैं, एन एलिमेंट ए शोज 2 वैलेंसीज 2 and 4, राइट द फॉर्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड्स। एक एलिमेंट ए है,
वो क्या करता है, शो करता है वैलेंसीज 2 and 4 उसके ऑक्साइड के साथ, मतलब उसके ऑक्साइड मतलब जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, उसके बाद ये दूसरा केस ले लेते हैं। पहले केस में इसके हम देख लेते हैं कि इसकी वैलेंसी है 2 और सेकंड केस में इसकी वैलेंसी है 4, क्योंकि इन्होंने बोला 2 वैलेंसीज शो करता है। एक एलिमेंट 2 वैलेंसीज भी शो कर सकता है, जो आप हायर क्लासेस में आके पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 वैलेंसीज शो कर रहा है, ए वैलेंसी 2 शो कर रहा है, बी और सेम वही एलिमेंट एक और वैलेंसी शो करता है, दैट इज 4। कहता है दोनों केस में इसके फॉर्मूलाज को डिराइव करो। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो हमेशा क्या रहती है, 2 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ जाएगा, ये A है, ये O है, ये A है, ये O है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा, A को मिलेगा 2, ऑक्सीजन को मिलेगा अगेन 2, और ये आ जाएगा हमारे पास AO। यहाँ पे A है उसको मिलेगा 2, ऑक्सीजन को मिलेगा 4, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा AO2। तो ये 2 क्या है, इसके फॉर्मूलाज बन जाते हैं। अगर इसकी 2 वैलेंसी को हम देखते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा AO, अगर इसकी 4 वैलेंसी को देखते हैं इसका फॉर्मूला बनेगा AO2। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आते हैं आयंस के बारे में। अभी तो बहुत ही इजी काम ही रह गया है सिर्फ, तो यहाँ पे आयंस की बात करते हैं। आयंस जो हैं 2 तरह के होते हैं, केटायंस एंड अनायंस। केटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, एंड अनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। केटायंस कैसे बनते हैं, पॉजिटिव कैसे होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद ये क्या बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। देखो जो बंदा दान करता है, पुण्य करता है, ठीक है, तो वो तो उससे तो पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी ना, ठीक है। अगर आप दान पुण्य करते हो तो आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपके चेहरे से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ इससे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है मुझे, ठीक है। तो ये जो केटायन है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का दान करके इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक काम कर तू मेरे इलेक्ट्रॉन्स को रख ले, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ उनसे किराया विराया नहीं देते कि ठीक है तू रख ले बस मेरे इलेक्ट्रॉन्स को। बल्कि अनायंस जो ऑपोजिटली साइड क्या होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इनके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इनको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से ये नेगेटिव बन जाते हैं, ठीक है। लोगों से भी छीन के खाते हैं, ठीक है। मतलब किसी शॉप से कुछ खरीद लिया तो पैसे तो दोगे नहीं, पैसे भी नहीं देते, बस छीन के बैठ जाते हैं, छीन लिया बस ठीक है काम खत्म अपना। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसी वजह से ये नेगेटिव होते हैं, बढ़िया बंदे नहीं गिने जाते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सभी केटायंस एंड अनायंस की वैलेंसी को ध्यान से, ताकि हम आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से जनरेट कर सके। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज मोनोवेलेंट केटायंस की लिस्ट बनाते हैं और उसको देखते हैं कौन कौन से मोनोवेलेंट केटायंस होते हैं, कौन कौन से डाइवेलेंट केटायंस होते हैं। सो सबसे पहले आते हैं मोनोवेलेंट केटायंस। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का पहले सिंबल लिख लेना है, इजी तरीका बताती हूँ, ठीक है। लिथियम का लिख लेना है, यहाँ पे सोडियम का लिख लेना है, देन पोटाशियम, अमोनियम, अमोनियम, अच्छा इस पे रुक जाओ अभी, पहले इन्हीं सब चारों का कर लो, क्योंकि ये मोनोवेलेंट है। मोनो मतलब वैलेंसी इज 1, केटायन मतलब ये पॉजिटिव में होगी, तो यहाँ पे ये +1 +1 +1 +1 यहाँ पे सभी पे लिख देना है। तो ये जो अमोनियम होगा ना, अमोनिया इज व्हाट, अमोनिया इज NH3। और अमोनियम आयन क्या होता है, जब NH3 एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को प्रोटोन क्यों बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसी बता देती हूँ, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है आप देखोगे उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, हाइड्रोजन इज द ओनली एटम जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया गया, ठीक है। जब छीन लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो एक पॉजिटिव एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो रहा नहीं अभी इसके पास, इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसीलिए H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो वही चीज मैंने बोली कि जब अमोनियम एक प्रोटॉन को एक्वायर कर लेता है, एक H पॉजिटिव को एक्वायर कर लेता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, NH4 पॉजिटिव। ये हमारे पास होता है अमोनियम आयन। इसको कई बच्चे NH3 पॉजिटिव लिखाते हैं, विच इज रॉन्ग,
ठीक है। अमोनियम इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लूज नहीं कर देता, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, मतलब एक प्रोटॉन के साथ करता है कंबाइन, तो इसको आप उस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। इट्स अ वे कि आप इस चीज़ को याद रख सको और उसमें कंफ्यूज ना हो, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेड में लिख देती हूँ, रेड नहीं, थोड़ा सा कुछ और ही यूज़ कर लेते हैं, ग्रीन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं इसको NH4 पॉजिटिव अलग तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए। नाउ नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag इसका सिंबल होता है, AgOg, सो Ag इसका सिंबल है Ag पॉजिटिव। देन क्यूप्रस आयन, ये दोनों चीजें बड़ी समझने वाली हैं कि यहाँ पे क्यूपरस, म्यर्क्यूरस ऐसे क्यों लिखा गया, ठीक है। तो क्यूपरस आयन का क्या मतलब है? Cu, कॉपर की बात कर रहा है, और ये मोनोवेलेंट है तो यहाँ पे +1 की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मर्क्यूरस मतलब मरकरी की बात कर रहा है, मरकरी जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो सोचने वाली बात ये बनती है कि क्यों यहाँ पे OUS है, यहाँ पे भी क्यों OUS है? तो यार यहाँ पे ना जो कॉपर है वो 2 वैलेंसी शो करता है, दैट इज 1 and 2। सेम अप्लाइज टू हमारे पास मरकरी है, वो 2 वैलेंसी शो करता है 1 and 2, और आयरन हमारे पास शो करता है 2 and 3। ओके, ये याद रखना है कि आयरन हमारे पास शो करता है 2 वैलेंसीज 2 and 3। तो यहाँ पे जब हमारे पास वैलेंसी कम वाली होती है ना, जब कोई भी एटम 2 वैलेंसी शो कर रहा है, तो जहां पे वो लेस नंबर वाली वैलेंसी होती है वहां पे हम OUS करते हैं, उसके सफिक्स पे हम OUS लिखते हैं, और जब वो मैक्सिमम उससे ज्यादा वाली वैलेंसी की बात करें तो हम वहां पे IC लिखते हैं। और यहाँ पे इसलिए इसका नाम 1 वाली पे क्यूपरस बोलते हैं और इसको क्यूपरिक बोलते हैं। यहाँ पे H3 में जब एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उसको मर्क्यूरस बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक। और यहाँ पे फेरस जब 2 वाली शो कर, अगर आप ऐसे याद करोगे ना कि कॉपर जब 1 शो करेगा तो उसको OUS बोलते हैं, मतलब जब भी एक वैलेंसी होगी तो हमेशा OUS होगा, फिर तो यहाँ पे आप इसको क्या, इसका क्या नाम लिख दोगे? आप इसका नाम लिख दोगे फेरिक। को आपको ये चीज याद आ जाएगी, ये चीज याद रह जाएगी कि जब भी कोई चीज 2 वैलेंसी शो करता है ना उसको OUS लिख देते हैं या उसको IC लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? Fe के 2 पे आप लिख दोगे फेरिक, जो कि गलत है। एक्चुअल में OUS कब होता है? लोअर वैलेंसी पे, एंड IC कब होता है? हायर वैलेंसी पे। तो इस चीज को भी ध्यान से याद रखना है। जब हमारे पास है आयरन की वैलेंसी 2 तो यहाँ पे आता है फेरस, और जब उसकी वैलेंसी होती है 3 मतलब उससे ज्यादा हो जाती है, हायर वैलेंसी पे क्या आता है? फेरिक। ओके, सो यहाँ पे ये वाली चीज थी, ये सारे मैंने मोनोवेलेंट केटायन आपको बता दिए। नाउ कम टू डाईवेलेंट केटायन। डाईवेलेंट केटायन की बात करते हैं। मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है, कई बोलते हैं इसको मैग्नीशियम बोलते हैं, कई बोलते हैं कि मैग्नीशियम बोलते हैं, तो जैसे मर्जी कर लेना, इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैग्नीशियम Mg डाईवेलेंट है 2 पॉजिटिव, बेरियम है, बेरियम Ba 2 पॉजिटिव, देन कैल्शियम है Ca 2 पॉजिटिव। क्यूपरिक, देखा आगे वही चीज, IC क्यूपरिक यहाँ पे 2 वाली वैलेंसी की बात कर रहा है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव। जिंक की बात कर रहा है, इसकी एक ही वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव। मर्क्यूरिक 2 वैलेंसी शो करते हैं ना ये। फेरस, अब ये बोलोगे मैम जिसको वो चीज नहीं पता उसके दिमाग में तो यही आएगा ना, वहां पे कॉपर पे क्यूपरस लगा दिया था, यहाँ पे डाईवेलेंट पे OUS लगा दिया, कर क्या रहे हैं ये एक्चुअली में लोअर वैलेंसी और हायर वैलेंसी का कंसेप्ट है, 1 2 3 4 का कंसेप्ट नहीं है ये। तो यहाँ पे मर्क्यूरिक है, इक मतलब इसकी हायर वैलेंसी की बात करें, उसकी हायर वैलेंसी क्या होती है? 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे फेरस उसकी लोअर वैलेंसी की बात कर रहे हैं और आयरन की लोअर वैलेंसी क्या होती है? 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आपको जल्दी 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 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझो, क्योंकि जो नोट्स हैं मैं इसके बाद सेव कर दूंगी, एज इट इज आपके पास कैसे आ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स। तो इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो। अगर आपको लिख के अच्छा समझ आता है तो कॉपी पेन साथ में रख लो और साथ साथ में जो बोल रही हूँ उसको समझ के लिखो, ना कि नोट्स प्रॉपर बनाओ, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बाद में बना लेना, आपको PDF मिल जाएगी, आराम से बैठ के नोट्स बना
बनाना, कलरफुल सुंदर सुंदर से नोट्स बनाना। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। ट्राइवेलेंट केटाइंस हमारे पास दो तरह के हैं, दैट इज एल्यूमिनियम आयन और फेरिक आयन। एल्यूमिनियम आयन क्या है, Al है, एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, और एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी शो करता है, दैट इज 3 पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ट्राइवेलेंट केटायन होता है। फेरिक का मैंने पहले ही बता दिया था, जो आयरन है 2 वैलेंसी शो करता है, 2 3, यहाँ पे बड़ी वैलेंसी की बात कर रहे हैं तो 3 की बात कर रहे हैं, Fe3 पॉजिटिव। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्या आता है, क्या आता है यहाँ पे मोनोवेलेंट एनायन, नेगेटिव लोगों के पास चले जाते हैं। अच्छा ये बात बताती हूँ, केटायन को याद करना ईजी है, एनायन को याद करना मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल लोग है, पसंद भी नहीं है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करूंगी उसे आसान बनाने की, बाकी आपको समझना भी पड़ेगा, जो ये लिखोगे जितना उतना ज्यादा दिमाग में जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप बोलोगे कि मैम ने बोल दिया, हमने सुन लिया, हम पेपर में जाके लिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये केटायंस एंड आयंस इस चैप्टर में तो ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा, तो आपको समझना पड़ेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, मैं उसको दोबारा फिर से आपको समझाऊंगी। छोटे छोटे 10 मिनट के जो कंसेप्ट होते हैं, जो भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, 10 मिनट के छोटे छोटे कंसेप्ट के बीच में आपको उसको और ज्यादा क्लैरिफाई, और ज्यादा डिटेल में समझा पाऊंगी। ओके, सो नाउ मोनोवेलेंट एनायन है हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन मतलब हमने हाइड्रोजन तो था ना, अभी उसने लूज नहीं किया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया, यहाँ पे एक नेगेटिव। फ्लोराइड आयन फ्लोरीन है, तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। देन यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। ब्रोमीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। आयोडाइड है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। यहाँ पे क्या है, मोनोवेलेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये सारे हैलोजेंस हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। जो आपका 5th चैप्टर होगा 10th का, जो अभी कट चुका है, ठीक है, तो अभी तो आपको नहीं आएगा, अगर 11th में नॉन मेडिकल या मेडिकल लोगे तो आपको पता लग जाएगा हैलोजेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्या हैं, हैलोजेंस हैं। इसके बाद की जो चीज़ है वो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको वो चीज़ याद रह जाए। एक होता है नाइट्राइट, एक होता है नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी वही सेम OUS और यही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। आइट और एट, एक है आइट, एक होता है एट, और इसमें ऑक्सीजन एटम का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। जो 8 होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा होगा, अगर आप उसी पर्टिकुलर एटम का आइट लिखोगे ना तो वहां पे एक ऑक्सीजन एटम कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इफ नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव देन नाइट्राइट इज NO2 नेगेटिव। ओके, यहां पे क्या हुआ, मोनोवेलेंट एनायन तो मुझे पता ही है, उसके बीच में आ रहे हैं ये, ठीक है। नाइट्रेट का क्या मतलब होता है, NO3 है, ये NO3 नेगेटिव है। उसी का आइट लिखना हो तो यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन एटम को मैंने कम कर दिया, ठीक है, उसको मैं क्या बोल दूंगी, नाइट्राइट आयन, और ये क्या है, नाइट्रेट आयन। इस चीज में कंफ्यूजन रहती है, तो इस चीज को देखो। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड आयन, बहुत ही ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में। OH नेगेटिव, ये तो मतलब याद होने, चलते फिरते आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव पता ही होना चाहिए। ये नहीं पता तो केमिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज पक्का पता होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान से समझ लो। हाइड्रोक्साइड आयन कौन सा, जैसे मैं आपको बोला ना, प्रोटॉन बोलते हैं H पॉजिटिव को, वैसे ही ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है। और क्या बोला जाता है, एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोक्साइड आयन को मिला के क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन इज दिस। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। ये क्या है, HCO3 नेगेटिव। अगर आपको सिर्फ कार्बोनेट पूछा जाए तो वो क्या होता है, CO3 नेगेटिव, उसमें एक H को ऐड कर दिया, ठीक है, एक नेगेटिव साइन जो है, क्योंकि एक H पॉजिटिव आया है यहाँ पे, ठीक है, तो उसने एक पॉजिटिव ने, अगर
1 - 2 करो तो आपके पास -1 आता है ना, ठीक है। तो वही चीज हुई है, +1 - 2 है, ये एक पॉजिटिव ने दो नेगेटिव में से एक नेगेटिव को क्लैश कर दिया, मतलब उसको न्यूट्रल कर दिया, और रह गया हमारे पास एक नेगेटिव, और बाकी CO3 तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे आया क्या था, H आया था। सो दिस इज बाइकार्बोनेट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डाईवेलेंट अनायन। डाईवेलेंट अनायन में ये 4 हमारे पास आयन्स आते हैं, दैट इज ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन बहुत सिंपल चीज है, ऑक्सीजन है, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो उसको O2 नेगेटिव लिख दिया। इंपॉर्टेंट हमारे पास ये 3 चीजें आती है जिसमें कंफ्यूजन होती ही होती है, दैट इज सल्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। तो जो आइड वाला होता है ना, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें साथ में ऑक्सीजन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप सल्फर लिखोगे और यहाँ पे लिख दोगे 2 नेगेटिव, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है, डाईवेलेंट अनायंस में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव यहाँ पे चुपचाप क्या करोगे, लिख दोगे, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। तो यहाँ पे आइड पे ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, 8 और 8 पे ऑक्सीजन का लेना देना है, मतलब जहाँ पे IDE है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, जहाँ पे ITE है और ATE है वहां पे ऑक्सीजन आएगा। ओके कैसे ऑक्सीजन आएगा, जैसे वैलेंसी में था कि मैक्सिमम की तरफ IC था, मैक्सिमम की तरफ IC था और लोअर की तरफ OUS था, बिल्कुल उसी तरीके से मैक्सिमम, जो मैक्सिमम है, जैसे सपोज कर लो सल्फेट जो है वो हमारा होता है SO4, ऊपर 2 नेगेटिव तो हमने सभी पे ही लिखना है, ठीक है, ये कैटेगरी वही वाली है। तो यहाँ पे क्या है, SO4 2 नेगेटिव, जो इसका आइट होगा ना उसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, मतलब SO3 नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। 8 याद कर लो, आइट अपने आप याद हो जाएगा, आइट तो आपको पता ही है उसमें ऑक्सीजन आना ही नहीं है। ओके इस चीज को, सल्फेट याद रखना, सल्फाइट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस एक कम कर देना है। वहां पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है नाइट्रेट। नाइट्रेट इज 3 ऑक्सीजन होते हैं, सल्फेट में क्या होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं, और आइट वाले में 1 ऑक्सीजन को कम कर देना है। नाउ देयर इज कार्बोनेट, कार्बोनेट का तो बताया ही, कार्बोनेट में होता है CO3, यहाँ पे आता है 2 नेगेटिव, यहाँ पे भी 8 है। 8 से ये याद नहीं रख लेना कि 8 जहां भी आएगा वहां पे 4 ऑक्सीजन के एटम होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो उसी तरीके से उसकी नंबरिंग होती है। नाउ देयर इज ट्राईवेलेंट केटायन, नो दिस इज ट्राईवेलेंट अनायन, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ठीक है, यहाँ पे आएगा ट्राईवेलेंट अनायन, देखो पीछे भी तो नहीं कोई गड़बड़ हुई, हाँ यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ट्राईवेलेंट केटायन नहीं है, ट्राईवेलेंट एनायन है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नाइट्राइड, फॉस्फाइड एंड फॉस्फेट। अब याद रखना सल्फेट और फॉस्फेट दोनों में क्या है, SO4 ही है, PO4 ही है, बट जो सल्फेट है ना वो हमारा आता है डाईवेलेंट वाले में, तो यहाँ पे मैं 2 नेगेटिव लिख देती हूँ, और जो फॉस्फेट है वो मेरा ट्राईवेलेंट वाले में आता है, तो यहाँ पे मैं 3 नेगेटिव लिख देती हूँ। यहाँ पे ये है इसके 8 वाले, इनके ही आइट वाले क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास, SO3 2 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा PO3 3 नेगेटिव, ये चीज है, ठीक है, ये है सब सारा कंसेप्ट। तो यहाँ पे इस चीज को और ध्यान से और मजे से देखते हैं। नाइट्राइड आयन, अच्छा नाइट्राइड आयन बताओ, नाइट्राइड आयन जैसे हमारे पास सल्फाइड आयन था, ठीक है, वहां पे उसी तरीके से यहाँ पे एक नाइट्रोजन लिख देना और यहाँ पे 3 नेगेटिव लिख देना है, दैट्स इट, दिस इज योर नाइट्राइड आयन। फॉस्फाइड आयन क्या है बताया मैंने आपको, फॉस्फेट कौन सा होता है, PO4 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 नेगेटिव तो आएगा, तो फॉस्फाइड आयन, अच्छा यहाँ पे फॉस्फाइड आयन नहीं था, यहाँ पे फॉस्फाइड आयन था, तो फॉस्फाइड आयन क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ P होगा, क्योंकि यहाँ पे आइड है, तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट तो आने ही नहीं वाला कि ऑक्सीजन आए साथ में, तो यहाँ पे सीधा P3 नेगेटिव लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा मोस्टली तो हो ही चुका है, सिर्फ यहाँ पे हमने अभी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूलाज
बनाने हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पे आपने लिखना है एल्यूमिनियम, यहाँ पे लिख लेना आपने सल्फेट। सल्फेट जिसने पहले ये सारे एनायंस को ध्यान से देखा है, समझा है, ठीक है, उसको तो ये आ जाएगा, और फर्स्ट गो में नहीं आएगा, ठीक है। आपको उस चीज को पहले देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद नोट्स बना के उसको लिखना पड़ेगा सभी आयंस को। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस। अगर आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो एकदम से आपको नहीं आएगा ये, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट विद प्रैक्टिस आप इजिली कर लोगे। सो दिस इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का Al लिख दिया। सल्फेट है, इसका है SO4, और ये कहाँ पे आया था, ये आया था हमारा डाईवेलेंट एनायन पे। तो यहाँ पे इस चीज को लिखते हैं डाईवेलेंट एनायन पे। ओके, सो दिस इज 2 नेगेटिव। एक्चुअल में ना इस चीज को यहाँ पे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता ही है कि जो केटायन होता है वो यहाँ पे आएगा और जो अनायन होता है वो पीछे की तरफ आता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में जैसे मैंने कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करी थी पहले कि लेस नेगेटिव वाला इस साइड लिखना है, लेफ्ट साइड लिखना है, मोर नेगेटिव वाला राइट साइड पे लिखना है, और मोर नेगेटिव वाले पे पीछे IDE आएगा, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या है, लेस और मोर का चक्कर है ही नहीं। इसमें क्या है, एक हमारे पास मेटल होगा और दूसरा क्या होगा हमारे पास, नॉन मेटल होगा। तो इसमें तो वो चीज है ही नहीं, ठीक है। ये वाला ऑब्वियसली मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इनफैक्ट इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा। तो वही चीज, सेम चीज अप्लाई होगी इस चीज पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पे सल्फेट है। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज 3, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। तो इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा Al के साथ हम क्या लिखेंगे, वैलेंसी इसकी सल्फेट वाली वैलेंसी लिखेंगे दैट इज 2, इसके पैर में 2 लिख देना है। सल्फेट SO4 पूरा लिख लेना, क्योंकि खुद में एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो एक बड़ी सारी ब्रैकेट इसको छत्र छाया दे देनी है, बहुत बड़ी ब्रैकेट की, और उसके बीच में हमने क्या लिख देना है, यहाँ पे 3 जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है ना, उस चीज को इसके पैर में जाके बिठा देना है, दैट इज Al2SO4 ब्रैकेट क्लोज थ्राइस, नीचे 3 आएगा। तो इस तरीके के जो आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा, ये काम करते हैं, ये मैं नहीं करूंगी, इसमें से एक आप कर लेना, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनता है, ओके। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मैं बता देती हूँ आपको। एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है, ये एल्यूमिनियम है, ये है तुम्हारा ब्रोमाइड, ओके। एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी है 3, ब्रोमाइड की, ब्रोमीन हैलोजन जो होते हैं ना उनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी की वैलेंसी क्या है, 1 है, हमने पढ़ा भी है वहां पे, ओके। एल्यूमिनियम 3, ये है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। Al है, यहाँ पे पैर में इसका ऑपोजिट आ जाएगा 1, 7 मत समझ लेना इसे, 1 है ये, ओके। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन की वैलेंसी पैर में यहाँ पे लिख देंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी, ब्रोमीन की वैलेंसी, बस काम खत्म, दैट्स इट। ये थे हमारे आयनिक कंपाउंड्स की वैलेंसीज। और इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ अ मेटल इज MCl2, ये पैर में लिखना था तो ये यहाँ पे आएगा। द फॉर्मूला ऑफ अ क्लोराइड, कहता है क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला है MCl2, ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे M के पैर में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ओके। सो यहाँ पे ये मेटल है, सामने वाला मेटल ही होता है जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे आगे हमें फिर से जरूरत करनी, पेन चेंज कर लेते हैं फिर ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो ये रहा मेटल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई होगी तभी ये फॉर्मूला बना है। मतलब ये जो 2 वैलेंसी होगी ना, ये किसकी होगी, ये मेटल की होगी, तभी तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई होगी। ये 2 कहाँ से आया होगा, ये यहाँ से आया होगा, तो मतलब इसकी वैलेंसी 2 रही होगी। क्लोरीन की तो वैलेंसी हमें पता है वैसे भी 1 ही होती है, और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें 1 ही नजर आ रही है, ठीक है। मतलब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर इमेजिनेशन करो कि यहाँ पे ऐसे होता, कोई भी एक्स चीज होती,
यहाँ पे कोई भी एक्स चीज होती तो एक्स, जैसे आशु सर बोलते थे कि एक्स से भावनाओं में नहीं बह जाना, तुम्हें यहीं पे रहना है और कहीं नहीं जाना, अपने सपनों में नहीं खो जाना। ओके, तो यहीं पे रहना है। तो ये रहा तुम्हारे पास मेटल और ये रहा कोई भी एक्स, ठीक है, कोई भी एक्स। तो ये मेटल जो है इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी सपोज कर लो आ जाती, यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है M2X2। इमेजिन कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला दिया होता है M2X2 और यहाँ पे इस चीज की वैलेंसी 2 बनती, इसकी भी वैलेंसी 2 बनती, ठीक है। बट एक्चुअल में वो बोल रहे होते कि इसकी तो वैलेंसी 2 है ही नहीं, कि x की वैलेंसी है 1, इन रियलिटी इसकी वैलेंसी 1 है। तो आप क्या करते हैं कि भाई तुम गलत हो, यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर दो 2 से, इसको भी डिवाइड कर दो 2 से, तो उसका फॉर्मूला बन जाता mx। मतलब जो यहाँ पे तुम्हारे पास वैलेंसी आएगी वो सेम वैलेंसी इन रियलिटी भी होनी चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी आई है हमारे पास 1, तो इन रियलिटी भी क्लोरीन की वैलेंसी 1 ही है, उसकी वैलेंसी 2 या 3 नहीं है। अगर मुझे कोई बोल दे कि नहीं जी क्लोरीन की वैलेंसी तो 2 होती है, इमेजिनेशन कोई और यूनिवर्स में किसी और गैलेक्सी में इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे इसकी वैलेंसी आई थी 2, ठीक है, और इसकी वैलेंसी इन फॉर्मूला 1 आ रही है। कोई मुझे आगे बच्चा बोल दे कि मैम आप गलत कर रहे हो, यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी तो होनी चाहिए 2, तो मैं क्या करूंगी, अच्छा 2 ठीक है। अगर किसी और यूनिवर्स में सच में क्लोरीन की वैलेंसी 2 है, नहीं क्लोरीन की वैलेंसी 2, किसी और यूनिवर्स में सच में इसकी वैलेंसी 2 होती, तो मैं क्या करती, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती 2 से, तो यहाँ पे आ जाता ये 4 आ जाता, ये 2 आ जाता। ओके, फिर मेरे को क्या पता लगता है, इस मेटल की एक्चुअल वैलेंसी 4 है ना कि 2 है। अगर क्लोरीन की वैलेंसी भी इन रियलिटी 2 होती, बट हमें तो इतने झंझट में इन्होंने डाला ही नहीं है, इन्होंने तो हमसे बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे तो इन्होंने बोला कि तुम्हारे पास ये वाला रहा फॉर्मूला भी इन्होंने इजी सा ही दिया है, ठीक है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं दिया। MCl दिया है, MCl2 दिया है, M का यहाँ पे Cl2 का मतलब कि मेटल जो है उसकी वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे आती है 1, इन रियलिटी भी इसकी 1 ही होती है, तो मतलब हमें इसे किसी के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आ गई है हमारे पास। आफ्टर दैट इसका मुझे पता लग गया कि ये जो मेटल है ना इसकी एक्चुअल वैलेंसी 2 है। तो नेक्स्ट वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, इसके सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगी, क्लोरीन को उड़ा के यहां पे लिख दूंगी सल्फेट। सल्फेट क्या होता है, SO4, वैलेंसी क्या होती है इसकी, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट, दैट इज 2 नेगेटिव होती है ना उसकी वैलेंसी, 2 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M आ जाएगा और यहाँ पे SO4 आ जाएगा, एंड इसके बाद M की जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगी यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगी यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएगी 2 से, तो ये आ जाएगा MSO4। दिस विल बी दी आंसर। ओके, सो दिस विल बी दी आंसर। जो चीज मैं आपको बता रही थी उसको एक और आइडिया के साथ समझा देती हूँ ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। सपोज कर लो आपको ये गिवन है, यू आर गिवन, आपको यहाँ पे क्लोरीन का नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ पे ऑक्साइड गिवन है, ठीक है, ऑक्साइड गिवन है, आपको यहाँ पे MO2 गिवन है, ओके, MO2 गिवन है। तो यहाँ पे ये रहा M एंड दिस इज O। MO2 का क्या मतलब है, M की यहाँ पे 2 वैलेंसी इन्होंने रख दी और ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे इन्होंने 1 रख दी, बट इन रियलिटी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, इन रियलिटी वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इन रियलिटी ये आ जाएगा 4, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2, विच इज करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन की एक्चुअल में वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अभी मेरे पास इस मेटल की वैलेंसी यहां से क्या निकल आती है कि मेटल की ये वैलेंसी नहीं है, 2 इज नॉट द वैलेंसी ऑफ मेटल, क्योंकि ऑक्सीजन की तो 1 है ही नहीं वैलेंसी, तो मेटल की वैलेंसी आ जाएगी मेरे पास 4, और उसी 4 को आगे ले जाते हुए अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है सल्फर में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सल्फर, यहाँ पे हम लिखेंगे सल्फर,
यहाँ पे SO4 लिखेंगे और इसकी वैलेंसी होती है 2, ये आ जाएगा M, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा 4 और इसका रिजल्ट निकल आएगा M, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे कट करके 1, यहाँ पे कट करके 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा M पैर में 1 आ जाएगा, यहाँ पे SO4 यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। सो नेक्स्ट हम करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन लॉज में हमारे पास बेसिकली 2 मेन लॉज हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इन 2 लॉज को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपके पास ये नेम से क्लियर हो रहा है कि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में हम मास की बात कर रहे हैं और मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है और वो बना रहा है C+D, ये हमारे पास बन रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसका मास कंजर्व रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। अगर इन दोनों का टोटल मास है 10 ग्राम तो इसमें प्रोडक्ट्स का टोटल मास भी क्या रहेगा, 10 ग्राम्स ही रहेगा। ये बदल के 8 ग्राम नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा या ज्यादा नहीं हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन के बाद भी मास जो है वो सेम ही रहने वाला है। सो यहाँ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से क्या बोलता है ये, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड। मैटर का क्या मतलब है, मास, ठीक है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब 10 से 12 नहीं हो सकता, 10 ग्राम था तो 10 ग्राम ही रहेगा। ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब कम भी नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सेम रहेगा। इट रिमेन्स कंजर्व्ड। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसका कि कैसे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये किसने बोला, ओके। सो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इन्होंने एक ट्यूब में लिया सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, यहां पे एक बीकर में इन्होंने लिया बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। इन्होंने 2 चीजें ली, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। और उसके बाद ये आता है आफ्टर दी रिएक्शन। जब इन्होंने इन 2 रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवा दिया तो हमारे पास क्या बना, इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस क्या होता है कि जो तकड़ा बंदा होता है वो दूसरे बंदे को हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, पहले बेरियम के पास था क्लोराइड, अभी बेरियम ने क्या किया, सोडियम के सल्फेट को अपने पास रख लिया और बना दिया सोडियम, और इसने बना दिया बेरियम सल्फेट सोल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे दूसरी जो चीज हुई है, इसने क्या किया, क्लोराइड ने क्या किया, सोडियम के अपने पास रख लिया और यहाँ पे बना दिया सोडियम क्लोराइड, ओके। सो यहाँ पे इस रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास बेरियम क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड के साथ हमारे पास सोडियम सल्फेट था, देन वी हैव बेरियम सल्फेट एंड उसने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, ये जो बेरियम क्लोराइड है एंड सोडियम सल्फेट है, अगर मेरे पास ये बेरियम क्लोराइड 5 ग्राम है और ये है मेरे पास 10 ग्राम और ये क्या है मेरे पास 7 ग्राम और ये क्या है मेरे पास 8 ग्राम, तो अब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 15 ग्राम और यहाँ पे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, दैट इज 15 ग्राम। यहाँ पे अगर मैं इसको लिख देती 8 ग्राम तो ये गलत हो जाता, फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता, तो ये रिएक्शन ऐसे है ही नहीं, क्योंकि हर चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जैसे हम पानी की बात करते हैं वाटर H2O, एक केमिकल कंपाउंड है, उसके पास सेम एलिमेंट्स होंगे, मतलब वाटर में हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही पाया जाएगा और कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा। कंबाइन टुगेदर इन दी सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मैंने बोला है हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम होगा, तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे H2O2 इज नॉट वाटर, ये पानी नहीं होगा। इफ दिस इज वाटर तो यहाँ पे H के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन का 1 एटम ही रहेगा। बाय मास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
बाय मास लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों बाय मास लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? सपोज कर लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं, दिस, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर मैं इसको बाय एटम्स की बात कर रही हूँ तो बाय एटम्स इसकी क्या रेशो होगी, हाइड्रोजन मेरे पास 2 हैं, ऑक्सीजन मेरे पास 1 है, बाय एटम्स इसकी रेशो आ जाएगी 2:1 एंड बाय मास इसकी रेशो क्या आएगी, बाय मास इसकी रेशो आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 2 एटम का मास हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, क्योंकि यहाँ पे है ही एक एटम, तो यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे और ये आ जाएगा 16। तो बाय मास क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, 2 हमारे पास आया है, ठीक है। रेशो ऑक्सीजन का क्या मास है एक का, दैट इज 16, तो बाय मास इसकी रेशो आ जाएगी 1:8। ओके, सो दिस इज द रेशो ऑफ वाटर बाय मास, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये सेम ही चीज बोल रहा है, प्योर एलिमेंट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। बाय मास की बात कर रहा है, बाय एटम्स की बात नहीं कर रहा। सो दिस इज पिक्चर, जहां पे आप पानी, चाहे आरओ वाला पानी लो, चाहे किसी तालाब से पानी लो, पानी चाहे कनाडा, अफ्रीका, कहीं मर्जी से ले आओ, उसका फॉर्मूला सेम रहने वाला है। वहां पे इम्प्योरिटीज का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, इम्प्योरिटीज कम ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, मिनरल्स कम ज्यादा हो सकते हैं, बट जो पानी है, जो पानी का वाटर का मॉलिक्यूल है, वो H2O ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, water is composed of hydrogen and oxygen combined together in the same constant proportion। वही बात जो मैंने अभी करी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा, इसमें एटम सेम रहेंगे और उसका प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा, और उसके अगर रेशो यहाँ पे आप निकाल रहे हो तो वहां पे 1:8 लिख रहे हो, तो वहां पे साइड पे मेंशन करना है दैट इज बाय मास। ये ना हो जाए आप बाय मास ना लिखो, तो ये इसका मतलब भी निकाला जा सकता है। ओके, सो आपको वहां पे बाय मास लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अमोनिया इज कंपोज्ड ऑफ, जो अमोनिया है दैट इज NH3, वो किससे बना होता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहता है, 14:3 रहता है। सो नाइट्रोजन जो है उसका मास है, अगर इसके एटम्स की बात करूं, बाय एटम्स क्या आएगा इसके रेशो, बाय एटम्स नाइट्रोजन है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है 1 एंड हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे बाय एटम्स तो 1:3 आ चुका है, बट बाय मास इसकी क्या रेशो आएगी, बाय मास वी नो, यहाँ पे बाय मास लिख लेते हैं, बाय मास, और यहाँ पे आ जाता है नाइट्रोजन, यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का मास क्या है, दैट इज 14 एंड हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1, और यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन की बात करें तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी रेशो 14:3 बाय मास। तो यही है इस सारे लॉ का, यही निचोड़ है। तो आगे देखते हैं, इस पे क्वेश्चन होगा NCERT का। A 0.24 gram of sample of compound of oxygen and boron was found to be analysis to contain this much। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारे पास एक बोरोन एंड ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है, ठीक है, बोरोन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है, उसमें उन्होंने हमें फॉर्मूला नहीं बताया हुआ, इस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है। वो बोल रहे हैं कि इसका जो टोटल मास जो है दैट इज 0.24, जो इस कंपाउंड का मास है दैट इज दिस मच। इस कंपाउंड में बोरोन का कितना मास होगा, दैट इज 0.096 ग्राम, और इसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास है 0.144 ग्राम्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज आप क्लास में निकालते थे, ठीक है, क्लास में अगर आपको टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, आपके 80 मार्क्स आए हैं, चलो 90 लगा लो, सपोज करना है तो अच्छे मार्क्स सपोज करते हैं, 95 लगा लो, ठीक है, 95 आए हैं आपके, तो यहाँ पे 100 में से 95 आए हैं, तो यहाँ पे क्या करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए, हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे ऊपर के लिखते हैं जो हमने ऑब्टेन किया है, नीचे क्या होता है, टोटल जो चीज़ है, सेम वही चीज़ यहाँ पे लगानी है। पहले हम अगर हम बोरोन ने कितने मार्क्स लेके आए, बोरोन की परसेंटेज क्या है, तो बोरोन जो है उसका पेपर था कितने नंबर का, 0.24 का, और उसकी कितने मार्क्स आए हैं उसमें से 0.096 आए हैं। परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का निकालोगे, ओके, ऑक्सीजन का निकालोगे तो इसमें आएगा
थिंक ये भी डर गया है कि क्या करवा रहे हो, परसेंटेज मैथ्स देख के ना सभी डर जाते हैं, तो डिजिटल बोर्ड भी डर चुका है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालोगे, टोटल मार्क्स जो हैं इसके 0.24 है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का कितने हैं, ऑक्सीजन के आए हैं 0.144 और परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी परसेंटेज निकल के आएगी 40% और इसकी निकल के आएगी 60%। इसको कैलकुलेट खुद कर लेना, मेरी कैलकुलेशन अभी इतना टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने का, तो फटाफट कैलकुलेशन खुद से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने क्या दिया था, हमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए थे। ओके, सो यहाँ पे पोस्टुलेट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ, दीज आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और इन सभी पोस्टुलेट्स को पढ़ो, देखो कि इसमें से कौन कौन से पोस्टुलेट्स आपको लगते हैं गलत हैं, कौन कौन से लगते हैं सही हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये पोस्टुलेट्स में से कुछ पोस्टुलेट्स गलत साबित हो जाएंगे। सो आई वांट कि आपको एक आधा पोस्टुलेट तो पता लग ही जाएगा कि वो गलत है। सो आई होप सो आपने सारे के सारे पोस्टुलेट्स को अच्छे से देख लिया होगा। तो अभी हम देखते हैं कौन से पोस्टुलेट इसके सही हैं और कौन से पोस्टुलेट जो हैं वो गलत हैं। ओके, सो फर्स्ट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी, सारे के सारे मैटर जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम एटम बोलते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें इन्होंने ये चीज बोली है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल क्या एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इन्होंने क्या कर दिया, टोटली इग्नोर कर दिया। दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाके पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज The atoms of specific element are identical in mass। एक specific element ले लो, हाइड्रोजन ले लो, तो उसका कहता मास जो है वो हमेशा आइडेंटिकल रहता है, मतलब हाइड्रोजन कहीं से भी उठा लो उसका मास हमेशा 1 ही रहेगा। बट ये आगे आने वाले टाइम में गलत प्रूफ हो गया था, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 2 भी हो जाता है, हाइड्रोजन का मास 3 भी हो जाता है। ये इसके होते हैं आइसोटॉप्स। सबसे ज्यादा अबंडेंस में यही वाला हाइड्रोजन पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रीटियम। तो ये दोनों भी पाए जाते हैं, चाहे ये लो अबंडेंस, मतलब इतने ज्यादा नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी दिस इज 99% यही पाया जाता है, हाइड्रोजन विद मास 1। ओके, तो ऐसे ही क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं, दैट आर आइसोटॉप्स। इसका पहले नाम देख लो, आइसोटॉप्स। ओके, तो ये लिमिटेशन में फिर से पढ़ाऊंगी। तो ये वाली चीज भी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। कार्बन के भी बहुत आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। क्लोरीन के होते हैं आइसोटॉप्स 35 एंड 37। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इससे पहले एक पॉइंट रह गया हमारा, atoms of different element exhibit different properties and vary in mass and size। जो एटम होगा डिफरेंट एलिमेंट का, सपोज कर लो हमारे पास है यहाँ पे आर्गन एंड हमारे पास है कैल्शियम, तो ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो कहता है डिफरेंट एलिमेंट के मास भी डिफरेंट ही होने चाहिए। तो ये भी क्या चीज हो गई, गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि इन दोनों का मास जो है वो 40 होता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, आइसो बार्स। आइसोबार्स, दैट आर आइसोटॉप्स, दीज आर आइसोबार्स। आइसो का मतलब सेम। ओके, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स। तो ये सारी चीजें तो हमारी क्या हो गई, गलत प्रूफ हो गई। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी अभी गलत प्रूफ हो गई। नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट आता है, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एटम्स को हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा है। एटम्स की बात कर लो, मास की बात कर लो, सेम ही बात है वो। Furthermore, atoms cannot be divided into smaller particles. Okay? So ये वाली चीज तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि उसको डिवाइड करते हैं। Atoms can neither be created, ना हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल्सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का मतलब ही यही था कि यहाँ पे ना हम जो इसके 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो यहाँ पे है, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन दी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। तो नेक्स्ट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशो। ये फिक्स्ड की जहाँ पे बात आ गई, किस चीज की बात कर रहा है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। जो पानी होगा, अमोनिया होगा, उसके फॉर्मूलाज जो है वो सेम रहेंगे, नो मैटर उसका सोर्स कोई भी हो। नेक्स्ट इज एटम्स कैन बी रीअरेंज्ड, कंबाइंड, recombined
एंड सेपरेटेड इन केमिकल रिएक्शंस। जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज कर सकते हैं, रिकम्बाइन कर सकते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब कोई नया एटम नहीं आप पैदा कर सकते। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है तो मिलके वो, अगर वो H2O बना रहे हैं, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, तो मिलके यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कहीं से कार्बन नहीं आ जाएगा। अगर वो रिएक्टेंट में है ही नहीं चीज, वो तो प्रोडक्ट में आ ही नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे इसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अगेन आप बाद में करोगे, 10th क्लास में करोगे, तो वहां पे आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। These are the limitations of Dalton's atomic theory. लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले मैंने आपको करवा दिया है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। नेक्स्ट इज आइसोटॉप्स के बारे में कोई बात नहीं करी गई, दैट मीन्स सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मासेस। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीट्रियम, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 मास होता है। तीनों क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स के आइसोटॉप्स ही हैं। नेक्स्ट इज आइसोबार्स के बारे में कोई बात नहीं करी गई, जिसके सेम मास होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे कि आर्गन एंड कैल्शियम, दोनों का मास है 40, बट ये एलिमेंट्स डिफरेंट है, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स नीड टू कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ही सिंपल होल नंबर रेशो में ये कंबाइन होंगे, जैसे पानी है वो H2O ही है, सिंपल होल नंबर रेशो है। तो ये क्या है, रेशो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, 11:22:11 है। तो ये क्या है, इतने सिंपल होल नंबर रेशो में नहीं कंबाइन हो रहा है। द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स के बारे में कोई बात नहीं करता। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे अभी आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, तो वहां पे आपको एलोट्रॉप्स के बारे में आएगा। वो सारा चैप्टर ही कार्बन के बेसिस पे है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड एक बहुत महंगी चीज है, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की लेड होती है ना, वो होती है ग्रेफाइट, तो वो बहुत ही सस्ती चीज है, ठीक है। एक बहुत ही शाइन करती है, एक की अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा डल है। तो ऐसा क्यों है कि वो दोनों चीजें कार्बन की ही बनी हुई हैं, उसमें कोई और एलिमेंट नहीं है, फिर भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों है, तो इस चीज को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाई। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, दिस इज नॉट केमिस्ट्री। ये क्या आ गया है, दिस इज अ कार, दिस मे बी अ BMW और मर्सिडीज, आई थिंक दिस इज अ मर्सिडीज। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं इस चीज का केमिस्ट्री से क्या लेना देना है। इस चीज का केमिस्ट्री से ये लेना देना है कि ये जो सिंबल है जिसको आप देख रहे हो, आपको नहीं पता कि ये सिंबल, आपको बस इतना पता है ये मर्सिडीज का, आई थिंक ये मर्सिडीज का, ये कि ये मर्सिडीज का सिंबल है। आपको नहीं पता कि इसका केमिस्ट्री से क्या लेना देना है, बट इसका केमिस्ट्री से ये लेना देना है कि ये सिंबल होता है फॉस्फोरस का। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाल्टन भाई साहब ने हमें दिए थे सिंबल्स, बट ये कोई भी याद नहीं कर पाया। इस तरीके के 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो इस तरीके के अगर हम सिंबल्स याद करने बैठ गए ना तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंबल्स, उसके बाद अल्फाबेटिक मैनर में जो इंग्लिश के जो सिंबल्स होते हैं उस तरीके से हमें याद रह जाए, लेटर फॉर्म में याद रह जाए। उसमें से कुछ 5-6 सिंबल्स हैं जो थोड़े से अपने नाम से अलग हैं, क्योंकि वो अपने लैटिन नेम से डिराइव होते हैं, इसलिए उन चीजों को मैंने अलग से यहाँ पे रखा है। सो नाउ सोडियम का जो सिंबल होता है दैट इज Na, ये आया है नेट्रियम से। पोटाशियम का सिंबल है K, वो आया है कैलियम से। आयरन का सिंबल है Fe, ये आया है फेरम से। कॉपर का सिंबल इज नॉट CO, इट इज Cu, ये आया है क्यूप्रम से। Co होता है कोबाल्ट का सिंबल। नेक्स्ट इज सिल्वर का सिंबल आया है अर्जेंटम से, दैट इज Ag। गोल्ड का सिंबल है आया है ऑरम से, दैट इज Au। मरकरी का सिंबल है हाइड्राजायरम से आया है, दैट इज Hg। लेड का सिंबल आया है प्लम्बम से, दैट इज Pb। ये यहां से इन्होंने P उठाया, यहां से B उठाया। टिन का सिंबल आया है Sn, दैट इज स्टेनम से आया है। ओके, सो इन सभी सिंबल्स को याद रखना है, क्योंकि ये अपने नेम से थोड़े से अलग है। इस चीज को चाहे मत याद रखना, बट इस चीज को, पहले 2 कॉलम्स को अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बहुत ही इजी, ये सिंबल्स तो आपको अभी भी आते ही होंगे, लेकिन फिर भी फटाफट करवा देती हूँ। हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne। ओके, सोडियम का हमने देखा था, नेट्रियम से आया है Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P,
फॉस्फोरस का P होता है, पोटाशियम का K होता है, इस चीज को याद रखना है। सल्फर का आता है S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar एंड कैल्शियम का Ca। तो ये सारे हैं हमारे इजी से सिंबल्स जो आपको बड़ी इजीली याद रह जाएंगे। पहले 20 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी, ये क्या है, पहले 20 के सिंबल्स हैं। सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, मतलब हमने हर एलिमेंट के एटम का क्या मास है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात कर ले, सपोज दिस इज योर हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा, तो इस हाइड्रोजन एटम का मास हमारे पास आता है 1.6735 इंटू 10⁻⁻24। इसका मतलब 0.00000 ऐसे लगाते जाओ, बैठ के 0 लगाते जाना और यहाँ पे मास तब जाके लिख पाओगे। और हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है। इन सभी एलिमेंट्स का अगर इस तरीके से मास याद करने बैठ गए तो पॉसिबल है इसको याद रख पाना? इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर एलिमेंट का मास इस पर्टिकुलर क्वांटिटीज में याद रख पाएं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक नई चीज सोची कि हम क्या करते हैं, हम सीधा ग्राम्स में मास नहीं निकालते, हम रिलेटिव मास का कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव मास मतलब हम सपोज करो मेरे 80 मार्क्स आए हैं और किसी और के 95 मार्क्स आए हैं, तो ये क्या मैं अब क्या देख रही हूँ, मैं 100 में से गिन रही हूँ कि इसके 80 आए हैं, इसके 90 आए हैं, ठीक है, इसके 95 आए हैं। अगर जब हम टॉपर्स क्लास के डिसाइड करते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो उसमें नहीं फर्क पड़ता कि फर्स्ट जो टॉपर है उसके 80 भी हो सकते हैं, उसके 99 भी हो सकते हैं। वो क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव चीज है कि अगर इसके 90 हैं, सपोज कर लो हमारे पास 3 सेट है, ये इसमें फर्स्ट सेट में एक के 80 है, एक के 90, एक के 95 है, दूसरे सेट में एक के 90 है, एक के 80 है, एक के 85 है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेट में ये वाले ए सेट में क्या है, ये हमारा टॉपर है और बी सेट में ये हमारा टॉपर है। ओके, सो यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव, कि एक दूसरे के रिलेटिव वो क्या है, उनके टॉपर्स हैं या नहीं है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का जो हमने मास या बाकी सारे एटम्स का मास है, किसी एक एटम को चुनेंगे उसके रिलेटिव हम देखेंगे। कार्बन 12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड, तो इन्होंने कौन सा स्टैंडर्ड लिया यहाँ पे, कार्बन का 12। कार्बन 12 का क्या मतलब है, हमने आइसोटॉप्स के बारे में बात करी थी। आइसोटॉप्स कार्बन के 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि सबसे हाई अबंडेंस में कार्बन 12 पाया जाता है एंड वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से इन्होंने कार्बन 12 को चुना एज दी स्टैंडर्ड। अभी आपके दिमाग में आएगा कि मैम कार्बन ही क्यों, बहुत सारी डिस्कशंस हुई जब उन्होंने हाइड्रोजन को भी चुना, लेकिन हाइड्रोजन में क्या गड़बड़ आ रही थी, अगर उन्होंने हाइड्रोजन को क्या लिया था, हाइड्रोजन को उन्होंने रिलेटिव लिया था, एक स्टैंडर्ड सेट किया था जब उन्होंने हाइड्रोजन को, तो वहां पे क्या गड़बड़ आ रही थी, बाकी सारे जो 118 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, धीरे धीरे करते करते कुछ एलिमेंट्स के जो मास हैं वो फ्रैक्शंस में आने शुरू हो गए। फ्रैक्शंस में तो हमें चाहिए ही नहीं थे, तो फिर से गड़बड़ तो हो ही गई ना, याद करना तो फिर से मुश्किल हो गया। हमने तो अपनी चीज़ों को ईजी बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है। फिर उन्होंने इसलिए कार्बन को चूज किया और कार्बन को चूज करने के बाद उनको क्या दिखा कि अभी हमारे पास जो मास है वो इस तरीके से आ रहा है कि हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। ओके, सो कार्बन C12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर रिलेटिव मास एज इट इज लीस्ट रिएक्टिव एंड प्रेजेंट इन अबंडेंस। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट, तो वहीं से हमारे पास एक नया यूनिट आ गया। अभी हम ग्राम्स में नहीं देखेंगे, अभी हम किस चीज में देखेंगे, AMU में देखेंगे। ओके, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट इज मास ऑफ कार्बन, तो इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले एक अजम्पशन ली कि मास ऑफ कार्बन 12, एक जो कार्बन, सपोज दिस इज योर कार्बन, ये क्या है, तुम्हारे पास कार्बन है, आपके कार्बन 12 का जो मास है वो इन्होंने कितना बोल दिया कि आपके पास 12 AMU है। ये एक फिक्स कर लिया कि कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके एक एटम का मास इज 12 AMU। इसके बाद उन्होंने बोला अगर इसको हम यूनिटरी मेथड से लगाएं तो यहाँ पे 12 AMU में क्या आ जाएगा, 12 AMU इज व्हाट, दैट इज मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो उसके बाद 1 AMU क्या आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स डिवाइडेड बाय 12। उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे लिखा कि 1 AMU जो है उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12।
Okay, that means 1 AMU is 1/12th of mass of carbon 12 atom या मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो आपको सिर्फ इस चीज को याद रखना है कि मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप जो है उसका मास क्या आ गया, 12 AMU रख लिया। इसको AMU की जगह अकेला U भी बोल दिया जाता है, तो दैट इज वन ऑन द सेम थिंग। सो नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद atomic mass unit can be defined as 1/12th of carbon 12 isotopes of in atomic scale। अभी atomic scale मतलब बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाके हम बातें कर रहे हैं, जिसकी ग्राम में तो हम बात कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है उसको याद रखना। सो नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम्स इज हैवियर देन मास ऑफ एन एटम इन दिस, कि अभी क्या होगा अगर मैं बोल रही हूँ कि इसका मास क्या है 12 है, ठीक है, तो इसका मास मैं 12 ले रही हूँ, तो वहां पे उन्होंने 1 AMU का मास बोल दिया है। मास ऑफ 1 AMU इज मास ऑफ कार्बन 12, इसका जो मास है डिवाइडेड बाय 12th। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन का मास बोल रही हूँ कि इसका 1U या 1 AMU इसका मास है, इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन इज 1 × 1/12th ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। ओके, सो ये क्या है, 1/12th ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इज 1 ओनली, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का 1 का क्या मतलब है, 1 × 1/12th ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। तो ये सारी सेम ही चीज़ है, रिपीटेड चीज़ ही है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। अगर ये चीज़ समझ में आ गई 1 AMU वाली, तो आगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, सो आगे है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास क्या है, जैसे हमने एटॉमिक मास देखा है, ठीक है, एटॉमिक मास में सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल मास हम निकालते हैं उसमें क्या करेंगे, जैसे आपके पास है CO2, तो CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आप कार्बन के एटॉमिक मास को ऐड कर दोगे एंड ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं उनके मासेस को, एटॉमिक मासेस को ऐड कर दोगे। कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है दैट इज 16। ओके, सो इस चीज़ को ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, CO2 का मास आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल के बीच में जितने एटॉमिक मासेस है उनका जितना नंबर है उसको ऐड कर देना, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो जो फॉर्मूला मास होता है वो आयनिक कंपाउंड्स का ही निकाला जाता है। आयनिक कंपाउंड्स का एक फॉर्मूला यूनिट होता है। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। तो क्या ये ऐसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ओके, इनके लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसमें हम एक फॉर्मूला यूनिट निकाल लेते हैं कि ये इसका फॉर्मूला यूनिट है, कि एक फॉर्मूला यूनिट में एक Na पॉजिटिव होता है और एक Cl नेगेटिव होता है। ये इसका टोटल स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है, उसमें से एक फॉर्मूला यूनिट निकाला जाता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एक फॉर्मूला यूनिट का जितना फॉर्मूला होगा पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का उतना ही फॉर्मूला होगा। सपोज कर लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैटिस है, बहुत ही बड़ा एरिया है जिसमें हमारे पास 10 Na पॉजिटिव हैं और 10 Cl नेगेटिव है। तो फॉर्मूला यूनिट कैसे निकाला जाता है कि एक पॉजिटिव आयन के लिए कितने नेगेटिव आयन्स हैं। तो यहाँ पे एक Na पॉजिटिव के लिए एक ही Cl नेगेटिव होता है। इसके लिए इसका फॉर्मूला यूनिट क्या बन जाता है, NaCl। तो ये जो इसका फॉर्मूला यूनिट है हमने उसका मास निकालते हैं, इस वजह से इसे मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला जाता, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसमें हमने फॉर्मूला को निकाला उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में से और उस फॉर्मूला यूनिट का हमने मास निकाल दिया। तो इसका मास क्या आ जाएगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट। तो इसके फॉर्मूला यूनिट क्या होता है NaCl का, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन होते हैं इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, Na पॉजिटिव का एटम का सम प्लस Cl नेगेटिव के एटम का सम। और यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, मैम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, तो फर्क पड़ जाएगा। नहीं फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का मास इतना निग्लिजिबल होता है कि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एक इलेक्ट्रॉन कुछ फर्क नहीं डाल देगा इसके एटॉमिक मासेस पे। नेक्स्ट इज
ग्राम एटॉमिक मास सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट हमारा टॉपिक है इसका, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, हमने देखा कि कार्बन का जो AMU में मतलब एक एटम का इसका मास है 12U, एक एटम का मास इज 12U। ये यहाँ पे दिस इज फॉर 1 एटम। तो अगर आप न्यूमेरिकली इसको सेम कर देते हो, अगर आप यहाँ पे 12 ही लिखते हो बट पीछे जो यूनिट है उसको ग्राम लिख देते हो, हमने यूनिट चेंज कर दिया, न्यूमेरिकली वो सेम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, विच इज एवोगैड्रोज नंबर, विच इज अगेन यू विल डू इन नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो AMU में हमारे पास मास था उसका सिर्फ यूनिट चेंज कर दिया, न्यूमेरिकली उसको सेम रखा। ये एक एटम का है और ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का है, और हमेशा ऐसे ही रहेगा। जैसे अगर तुम्हारे पास है कोई भी एटम ले लो, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का मास है 14U, तो ये क्या है, इसके एक एटम का है, एक एटम का मास है विच इज इन U। इसको हम ग्राम में नहीं लिख सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर इसी नाइट्रोजन को मैं बोलूं मेरे पास 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो वो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे तब मेरे पास। ओके, यहाँ पे एक सिंगल एटम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। अगर इसका मैं बोल रही हूँ कि इसका मास है 1U, तो इसका भी क्या होगा 1 ग्राम मास होगा। अगर इसका बोल रही हूँ 12U, तो इसका होगा 12 ग्राम। अगर इस पर्टिकुलर एटम का बोल रही हूँ 20U इसका मास है, तो इसका क्या होगा 20 ग्राम। ओके, सो जितना इसका एक एटम का U में है, AMU में है, उतना ही 6.022 एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का ग्राम्स में होगा। न्यूमेरिकली ये सेम रहने वाले हैं। तो अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, atomic mass is expressed in grams is called gram atomic mass। वो atomic mass जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या रह जाती है, सेम रह जाती है। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम मास यूनिट इज न्यूमेरिकली इक्वल। ये न्यूमेरिकली बिल्कुल सेम रहते हैं, न्यूमेरिकली मतलब इसके जो डिजिट्स हैं वो चेंज नहीं होते, वो बिल्कुल सेम रहते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स इन मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। वही चीज मैंने बताई कि अगर उसी सेम मास को अगर आप ग्राम्स में लिख रहे हो तो उसमें हमेशा कितने रहेंगे नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट इज यस, उसके बाद आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आपके पास क्या आएगा, जैसे आपने एटम्स के बारे में बात करी थी, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, वहाँ पे हमने एटॉमिक मास की बात करी थी। यहाँ पे अगर हमारे पास CO2 का मास है दैट इज 12 + 16 to the 32 + 12, ये आता है 44। सो इसका आता है 44U। एक मॉलिक्यूल का, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास, मॉलिक्यूलर मास होगा 44U। और अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की बात करो तो उसका मास होगा 44 ग्राम्स। सेम वही चीज है, ठीक है। वहां पे हम एटम्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। देखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम मास यूनिट आर न्यूमेरिकली इक्वल। एटॉमिक, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास यूनिट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास आर न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मास इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू दिस मच। यहाँ पे भी छोटी सी गड़बड़ हो गई है। ओके, सो दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मास इन ग्राम्स। जैसे ही मैंने CO2 का एक एटम होगा तो उसका क्या होगा 44U, और अगर यहाँ पे 44 ग्राम की बात कर रही हूँ वहां पे इतने
क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके पूरी सारे मॉडल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको अभी करवा दी है, हर चीज को डिटेल में करेंगे। और इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज वगैरह सभी आपको कहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टिल देन पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।